नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवरस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि कल जो है आपका पेपर रहेगा, हम कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर का एचएसएससी के द्वारा, तो उससे पहले एक जीके का क्विक रिवीजन लेते हैं। यानी कि एचएसएससी के द्वारा 2021 में जहां से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि क्या पता यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाए, तो इसीलिए एक छोटा सा प्रयास रहेगा, छोटी सी क्लास रहेगी। देखिए, साइंस में अगर हम बात करें तो लेंस से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, हम कह सकते हैं आंखों की डिजीज से जुड़े हुए। तो आपको अगर याद होगा कौन सा आपका ये एग्जाम पूछा गया था कि एज के बढ़ने की वजह से, एज के बढ़ने की वजह से जो है हम कह सकते हैं कौन सी बीमारी होती है आंखों की, जैसे मायोपिया था और हाइपरमेट्रोपिया था, प्रिस बायोपिया था। तो कौन सी आपकी प्रिस बायोपिया हम कह सकते हैं, प्रिस बायोपिया हम कह सकते हैं, जो हमारी बीमारी होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं एज के बढ़ने की वजह से। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी आंखों की जो स्लेरी मसल्स जो होती है वो वीक होती जाती है और उसकी वजह से प्रिस बायोपिया जो हो जाए, कौन सा, इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष हम कहते हैं, ये बीमारी हो जाती है। हम कह सकते हैं नॉर्मली जो है बुजुर्ग व्यक्तियों में होती है, तो ये हमारी प्रिस बायोपिया हो जाएगी। दूसरी कौन सी, एक आपकी मायोपिया हो जाए, एक आपकी मायोपिया और एक आपकी कौन सी हाइपरमेट्रोपिया, कौन सी हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगी। अब ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मायोपिया जो है हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम इसको निकट दृष्टि दोष हम बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष हम बोलते हैं इसको। और इसको कौन सा, तो दूर दृष्टि दोष, कौन सा, दूर दृष्टि दोष जो है हम इसको बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको नाम जो है दोनों के दोनों पता होने चाहिए, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। एचएसएससी क्या है आपको ये वाले नाम दे देगी, जैसे आपने पेपर में देखा होगा यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में थोड़ी मिस्टेक थी, तो वो चीजें आपकी से क्लियर होगी। इंग्लिश में ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आप करो अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश का पोर्शन जरूर चेक करना। एचएसएससी ऑथेंटिक चीजें किसको मानती है, तो इंग्लिश का स्टेटमेंट जो देखे उसको ऑथेंटिसिटी मानकर जो है वहां पे जो उसका आंसर देती है, तो ये ध्यान रख लेना। अब देखिए मायोपिया यहाँ पे देखा, मायोपिया का मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष। देखिए नाम तो इसका निकट दृष्टि दोष है, लेकिन हम कह सकते हैं इसमें निकट की चीजें साफ दिखाई देती है, दूर की चीजें साफ जो है वो नहीं दिखाई देती। तो इसमें हमको किस लेंस का यूज करते हैं, तो किसका, तो हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। तो कनकेव या अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष मायोपिया में जो यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, किसका, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं इसमें, या क्या कहते हैं कन्वेक्स लेंस हम कह सकते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये ध्यान रख लेना। और यहाँ पे देखिए आपका उत्तल हो गया, अवतल हो गया। प्रिस बायोपिया जो देखा इसमें हम कौन से बायफोकल लेंस यूज करते हैं, कौन सा बायफोकल लेंस जो है इसमें यूज किया जाता है, ये भी अगर एग्जाम में आ जाए तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा इस चीज के आप नोट्स बनाएं, जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं बचा। लास्ट टाइम में एक रिवीजन के टाइप में जो है ये क्लास रहेगी। अब देखिए मायोपिया जो देखा है, तो मायोपिया जब आपका होगा तो इसमें हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब जो है वो आपका कहाँ पे बनेगा, जो इमेज हम कह सकते हैं, इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, तो रेटिना के आगे बनेगी। कहाँ पे, रेटिना के आगे जो है हम कह सकते हैं इमेज बनेगी। और इसमें कहाँ पे, तो इसमें आपकी इमेज रेटिना के पीछे जो है वो बनेगी। कहाँ पे, इमेज के रेटिना के आगे बनेगी और रेटिना के पीछे बनेगी। तो ये दोनों ध्यान रख लेना। इन दोनों रोग में लेंस कौन सा यूज होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, लेंस की बात होगी। अब दूसरा देखिए मिरर के बारे में आपको ध्यान रखना है, मिरर से जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन आया था। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट जो है वो किस मिरर का यूज करते हैं, डेंटिस्ट किसी चीज को बड़ा करके देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो मैं कनकेव का, कौन सा, डेंटिस्ट किसका, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव मिरर का जो है वो यूज करते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं, कौन सा, कनकेव मिरर, यानी कि हम कह सकते हैं कौन सा, अवतल दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण जो हम इसका यूज करते हैं। कौन, हम नहीं, सॉरी डेंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं, चीजों को बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखने के लिए डेंटिस्ट यूज करते हैं। और अगर आपसे पूछ ले जो व्हीकल जो होते हैं, व्हीकल की साइड का जो हमारा शीशा है, साइड व्हीकल के साइड का जो हमारा शीशा हो जाएगा वो कौन सा, तो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, कौन सा, कन्वेक्स मिरर, सॉरी ये कन्वेक्स मिरर जो है ये होता है हमारा। तो दोनों ध्यान रख लेना, जो गाड़ियों के साइड वाला होता है वो हमारा कन्वेक्स होता है, जो बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाएगा। और जो मिरर हम कह सकते हैं डेंटिस्ट यूज करते हैं वो कनकेव होगा, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब लेंस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, लेंस की पावर जो है हम किस में मेजर करते हैं, तो पावर किस में, हम डायप्टर में बोलते हैं, डायप्टर कह सकते हैं हम लेंस की पावर किस में, तो डायप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए पावर का अगर आपसे पूछ ले फार्मूला कि लेंस की पावर का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंस की बात करें हम यहाँ पे, तो ये तो हमारा मिरर ऊपर हो गया। लेंस की बात करें तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, 1/4 फोकल लेंथ हो जाएगी। 1/4 फोकल लेंथ जो हम कह सकते हैं ये हमारी किसकी, लेंस की पावर की जो है हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। और इसको किस में मेजर करते हैं, तो डायप्टर में, और डायप्टर को हम किससे, डी से जो है यहाँ पे डिनोट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, पावर हमेशा जो है फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होगी, तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये
अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे आए हुए हैं कि आपको फोकल लेंथ दे रखी है और आपको पावर निकालनी है, तो 1 बटा में फोकल लेंथ रखो और यहाँ पे हमारा जो है पावर आ जाएगा। अब दूसरी अगर आपसे ये पूछ ले पावर की यहाँ पे बात हो चुकी है, तो पावर में एक तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल और एक अवतल, इन दोनों की जो है पावर के बारे में अगर पूछ ले तो उत्तल की हमेशा जो पावर पॉजिटिव आएगी, अवतल की नेगेटिव आएगी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो वो भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें एक पॉइंट और कि स्पष्ट देखने के लिए, ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, स्पष्ट देखने के लिए जो है न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे इस आंखों से कितनी, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी अगर न्यूनतम होगी तब जो हम उसको बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो कितनी आपकी 25 सेंटीमीटर रहेगी आंख से न्यूनतम दूरी किसी ऑब्जेक्ट को साफ देखने के लिए। तो ये आप क्लियर होगा आई थिंक। तो आपका मिरर और लेंस से जो है ये क्वेश्चन बने थे अभी, और ये आपके इंपॉर्टेंट जो है वो रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इनकी खोज जो है किसने की थी, दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके ऊपर चार्ज जो है वो कितना होता है और कौन सा होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बने थे। अगर हम इसकी बात करें प्रोटॉन की तो किसने, तो गोल्डस्टीन ने जो है हम कह सकते हैं प्रोटॉन की खोज की। और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो प्लस में, प्रोटॉन आपका प्लस में होगा तो प्लस 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 जो आपका चार्ज हो जाएगा किस पे, प्रोटॉन पे। दूसरी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की किसने, तो जे थॉमसन ने जो हम कह सकते हैं खोज की है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे हम कहे जे थॉमसन ने, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, देखिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे कितना, इतना ही चार्ज हो जाएगा, वो नेगेटिव में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करें तो चार्ज 0 हो जाएगा, किसने, तो चैडविक ने जो है किसकी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जो में ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके यूज आता है। तो यहाँ पे जो फैदोमीटर जो देखा है, फैदोमीटर हमारे किस काम आता है, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए हम कह सकते हैं, गहराई नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फैदोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बैरोमीटर हम कह सकते हैं किसका, वायु दाब जो है उसको मापने के लिए, वायु दाब आपको पता है, बैरोमीटर यानी प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम कह सकते हैं मेजर करने के लिए किसका, बैरोमीटर का यूज करते हैं। प्रेशर की हम कह सकते हैं किसमें, बार में भी हम मेजर करते हैं प्रेशर को, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं बैरोमीटर, वायु दाब या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अल्टीमीटर यहाँ पे देखा है, तो अल्टीमीटर और एमीटर दोनों के दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। अल्टीमीटर की यहाँ पे बात की गई है तो किसके, तो वायुयान जो है, कौन सा वायुयान हम कह सकते हैं, एरोप्लेन जो है जो उड़ने के बाद जो कह सकते हैं वहां से जो ऊंचाई जो है वो मेजर करते हैं, वो हम कैसे किससे करते हैं, तो हमारे अल्टीमीटर से करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्डियोग्राम से अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, अगर आपने पहले की एक आधी क्लास भी देखी होगी, जहां पे भी कार्डियक वर्ड आ जाए, मतलब किसकी है, बात हो रही है किसकी, हार्ट की हो रही है। कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का स्पेशलिस्ट, कार्डियक मसल हार्ट की मसल, कार्डियोग्राम ये हम कह सकते हैं ईसीजी जो होता है कौन सा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी ये किसके लिए यूज होता है, तो हम कह सकते हैं हार्ट की हृदय की गति को मेजर करने के लिए, हार्ट बीट को मापने के लिए हम कह सकते हैं कार्डियोग्राम का यूज करते हैं, और इसको ईसीजी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एमीटर यहाँ पे दे रखा है किसके लिए, तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा या करंट जो है, विद्युत धारा के लिए को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, एमीटर का, हम कह सकते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, तो आपका कौन सा, छोटे सर्किट में जो है, छोटे सर्किट में अगर हम करें तो यहाँ पे भी करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। ये तो अभी के एग्जाम में फीमेल कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रो, ओके, ये दोनों चीजें आप देखना, एक तो यहाँ पे कौन सा, ये हाइग्रोमीटर है यहाँ पे, हाइग्रो और ये हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में दोनों ध्यान रखना। हाइड्रो का मतलब आपका क्या हो जाएगा, पानी का, यानी कि लिक्विड की हम कह सकते हैं अपेक्ष कौन सा घनत्व, यानी पानी की जो डेंसिटी मेजर करने के लिए हम किसका, तो हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे हाइग्रोमीटर जो दे रखे ये किसकी, हम कह सकते हैं आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, कौन सा, ह्यूमिडिटी जो है उसको मेजर करने के लिए हम कह सकते हैं हाइग्रोमीटर जो है वो यूज होता है। तो ये हाइग्रोमीटर वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी हाइड्रोमीटर लिक्विड का हो जाएगा, हाइड्रोमीटर का आप सभी को पता है, इसके बारे में आप सभी को ध्यान होगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए आपके जुलाई के अगस्त में पूछा गया था आइसोबार और आइसोटोप्स के बारे में। तो देखिए आइसोबार जो देखा है इसका मतलब क्या होता है, समभारिक, ये आप इससे याद रख सकते हैं, आइसोबार यानी कि भार से भारिक हो जाएगा। और भारिक से अगर हम देखें तो जिसमें क्या है, समान परमाणु द्रव्यमान या भार हम कह सकते हैं, वो हमारा कौन सा, जिसमें समान तो परमाणु द्रव्यमान हो लेकिन क्या हो, भिन्न, डिफरेंट हम कह सकते हैं परमाणु
कौन सा परमाणु क्रमांक, यानी कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सेम आपका एटॉमिक मास हो जाएगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, वो हमारा कौन सा, तो आपका आइसोबार हो जाएगा, यानी समभारिक हम उसको कह सकते हैं। आइसोटोप जो देखा है कौन सा, समस्थानिक हम कह सकते हैं, कौन सा, समस्थानिक इसको कहेंगे। और इसमें क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी कि समान हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक है। इंग्लिश वाले भी अगर कोई देख रहा है भाई तो देख लेना, यहाँ पे परमाणु क्रमांक का मतलब है सेम एटॉमिक नंबर यहाँ पे रहेगा लेकिन डिफरेंट हम कह सकते हैं, लेकिन कौन सा, डिफरेंट हम कह सकते हैं, डिफरेंट हो जाएगा एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये दोनों की चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, आइसोबार भी आइसोटोप भी, इनमें से एक क्वेश्चन तो पहले पूछा गया, हो सकता है दूसरा भी पूछ ले। नेक्स्ट अगर हम देखें एक और भी होता है हमारा, वो बस ध्यान रख लेना, आइसोटोन, इसको हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक हम कह सकते हैं इसको, आइसोटोन्स को। इसमें हम कह सकते हैं न्यूट्रॉनिक है तो यानी समान न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, बस ये ध्यान रख लेना, न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम पूछे तो आपका कौन सा, आइसोटोन्स हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों आप ध्यान रख सकते हैं इनको। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, एसिड और बेस की यहाँ पे जो है बात हो रही है, एक सेकेंड, एसिड और बेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, एसिड और बेस से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो आप सभी को पता है कौन सा, जब चींटी या कहते हैं बिच्छू या डंक मार दे तो हम कौन सा, तो हम कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड जो है वो रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं दर्द और इरिटेशन सी जो होती है वो हमारा कौन सा, फॉर्मिक एसिड होता है। या हम कौन सा, इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं, मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। चींटी या हम कह सकते हैं बिच्छू या जो मक्खी जो खा जाती है, मधुमक्खी, इस टाइप का हम कह सकते हैं। तो मेथेनोइक अम्ल जो है हमारी बॉडी में रिलीज कर देते हैं तो हमारा कौन सा, फॉर्मिक हो जाएगा। लाल चींटी भी हो जाएगी फॉर्मिक एसिड वाली, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं फॉर्मिक एसिड। अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी के फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम में कि आपका अगर फॉर्मिक एसिड जैसे वो खा गया, मान लो बिच्छू ने डंक मार दिया, उसके बाद क्या वहां पे इरिटेशन होगी, जलन होगी, उसको कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो देखिए एसिड है, यानी कि ये हमारा एसिड है और एसिड को कह सकते हैं न्यूट्रल करने के लिए इसको बेस के साथ यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। तो बेस कौन सा होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हम उसका यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका यूज करते हैं। कौन सा, NaHCO3 जो है इसको कौन सा हम खाने का सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा हम बोलते हैं। अगर वहां पे खा जाए तो वहां पे हम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 जो है वहां पे लगा देते हैं तो क्या है, इसका जो है असर कम हो जाता है, यानी ये न्यूट्रल हो जाएगा एसिड और बेस। एक चीज तो आपको पता होगा, पीएच स्केल जो हम यूज करते हैं तो हमारा कितना, 0 से लेकर यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, ये कौन सा पीएच स्केल होता है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, सोरेनसन ने इसको डिस्कवर किया था, किसने, सोरेनसन ने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो उदासीन होता है यानी बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इस साइड अगर हम जाएंगे तो हमारा कौन सा, एसिड होता जाएगा, इस साइड आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है कौन सा, बेस होता जाएगा, यानी क्षार होता जाएगा। तो ये आपको पता है। अब देखिए एसिड और बेस दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल कर लेंगे, तो न्यूट्रल करने के बाद क्या, एसिड का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि इसकी प्रवृत्ति कौन सी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ये अभी के एग्जाम में जो पूछा गया था। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब क्या है, बाई जो क्या आगे जो खाना बनाने वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। तो इसीलिए याद रख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका हो जाएगा, तो वो खाने का सोडा का है, क्योंकि बाई खाना बनाती है, इसलिए खाने का सोडे का हमारा फॉर्मूला क्या जो साइंटिफिक नेम हम कह सकते हैं कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका पीएच स्केल हो गया। अब देखिए एक चीज और कि अगर एसिड और बेस के बारे में पूछ ले, एसिड आपका क्या करता है, लाल रंग को जो है नीले में कन्वर्ट करता है, लिटमस पत्र के लाल को जो है किसमें, नीले में कन्वर्ट करता है। ये याद कैसे रखोगे, मैंने पहले भी बताया था, मेरे ही नाम से याद रख लेना, ऐसे कौन सा, ऐसे अगर याद रखो तो रख लेना है, ऐसे लिखो, एक ही बात है। देखिए अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, यानी अम्ल उसके बाद नीला को लाल में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर देखो और कोई भी तरीका तो आप उससे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एसिड की बात होगी, अब बेस की बात करते हैं। तो बेस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो कौन सा, तो आपका कौन सा, ओके यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। देखिए नीले को लाल में करेगा, यहाँ पे कौन से नाम से भी लिखा, नीले को ये लाल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये हमारा कौन सा, तो ये लाल को नीले में कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एसिड और बेस से जुड़े हुए ये क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर पीएच की अगर आपसे वैल्यू पूछ ले, पीएच की वैल्यू कुछ एक इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे अगर ये एक क्वेश्चन शायद आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन से पेपर में पढ़ लिया, मुंह का जो है पीएच वैल्यू कितना हो जाने के बाद क्या दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है, दांतों का जो डिके होना शुरू हो जाता है। तो कितना, अगर मुंह का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाए तो दांत जो है वो कह सकते हैं डिके होना, खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा मुंह के पीएच का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि बॉडी का जो हमारी बॉडी कितने से कितने पीएच के बीच में जो है काम करती है, तो कितना 7 से लेकर 7.8 आ जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया, अगर आपने पेपर का सॉल्यूशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर आया होगा। ब्लड का अगर पूछ ले तो ब्लड हमारा कौन सा, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, 7.4 हमारा ब्लड का होता है। अगर आपसे ये पूछ ले लार का कितना होता है, लार का हमारा 6.5 होता है।
और इसके साथ ही अगर दूध का पूछ ले तो कितना हो जाएगा, तो 6.4 हो जाएगा। तो ये कुछ एक आपको ध्यान रख लेने हैं बस, पीएच वैल्यू से अगर आपका क्वेश्चन बने तो यहाँ पे जो है आपका जो है गलत ना हो, तो ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद ओके, उसके बाद अगर एक चीज़ और देखें यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो हमारा पीएच वैल्यू से हमारा हो गया। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कार्बन 14 जो है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कोई भी चीज़, जैसे पुरानी चीज़ें मिलती है हड़प्पाकालीन सभ्यता की, आपने देखा होगा कहीं पे तांबे की मूर्ति है, कहीं पे कुछ है, तो उसकी ये पता लगाने के लिए कि वो चीज़ कितनी पुरानी है, यानी हम कह सकते हैं एज ऑफ फॉसिल फ्यूल, एज ऑफ फॉसिल फ्यूल, या हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो हमें मिलती है उसकी एज पता करने के लिए कि वो कितने साल पुरानी है, तो किसका, कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनेगा। और कौन सा, तो एक आपका पीतल से जुड़ा हुआ, पीतल, और कौन सा, एक कांसा, ये दोनों से जुड़ा हुआ, दोनों से तो नहीं, पीतल का जो है कई बार रिपीट हुआ है, हम कह सकते हैं इसको ब्रास जो है किस किस का जो है कंपोजिशन हो जाएगा, किस किस से मिलकर जो है बना है, तो कौन सा, हमारा कॉपर प्लस जिंक जो हम कह सकते हैं, इससे मिलकर कौन सा ब्रास बनता है। और ब्रोंज जो हम कह सकते हैं कांसा, तो ये हमारा किससे, तो कॉपर प्लस टिन से मिलकर जो हम कह सकते हैं कौन सा, कांसा बनता है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो कई बार रिपीट में आया हुआ है, जो अगस्त जुलाई में पेपर हुए थे उसमें लगभग 4-5 बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट है। और बाकी हम कह सकते हैं इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, सेल, सेल के बारे में अगर बात करें तो सेल अगर पूछ ले कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, सेल की स्टडी को अगर पूछ ले क्या बोला जाएगा, तो हम साइटोलॉजी कह सकते हैं। कौन सा, साइटोलॉजी हम कह सकते हैं, किसकी, सेल की स्टडी को बोला जाता है। इसके साथ ही सबसे छोटी अगर सेल पूछ ले, छोटी कौन सी, तो माइकोप्लाज्म, कौन सी, माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटी सेल हो जाएगी। सबसे बड़ी अगर पूछ ले तो वो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा, कौन सा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ी सेल हो जाएगी, सबसे बड़ी सेल। और सेल की स्टडी आपको पता है कौन सी, साइटोलॉजी हम कह सकते हैं। किसी भी जीवन की सबसे छोटी इकाई अगर पूछ ले, सबसे छोटी यूनिट कौन सी, तो हमारी सेल होती है। सेल से मिलकर, छोटी छोटी सेल से मिलकर हम कह सकते हैं आगे जो है बॉडी बनती है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, सेल सबसे छोटी और साइटोलॉजी हम इसको बोलते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी सेल में अगर हम बात करें तो आपके कौन से, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए से आपका क्वेश्चन कौन सा आया था, आरएनए का एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये दिया गया था आपका इनमें से कौन सा आरएनए का टाइप नहीं है। तो आरएनए के आपके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो एक आपके आरआरएनए होता है, दूसरा कौन सा, टीआरएनए होता है, टीआरएनए, ये टी है ध्यान रखना, टीआरएनए, और तीसरा कौन सा आपका एमआरएनए, एमआरएनए। अब देखिए आरएनए की आपका कौन सा, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए की आपकी फुल फॉर्म होती है। डीएनए की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए की फुल फॉर्म होती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब आरआरएनए का मतलब क्या है, राइजोमल, कौन सा, राइबोसोमल जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। टी जो है ये हम कह सकते हैं ट्रांसफर के लिए ये जो है यूज होता है, और ये हमारा मैसेंजर का जो कार्य करेगा, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये हो जाएगी। ये आरएनए का टाइप है। डीएनए अगर आपसे पूछ ले, डीएनए की हम कह सकते हैं प्रवृत्ति कौन सी है, तो ये एसिडिक होता है, क्योंकि नाम में ही आया है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इसीलिए हम कह सकते हैं एसिडिक प्रवृत्ति का जो हमारा कौन सा डीएनए आ जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर और आगे कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें आपके सामने, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए ह्यूमन ब्लड आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ह्यूमन ब्लड से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए। ब्लड की अगर हम बात करें तो एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कौन सा हो जाएगा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है कौन सा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कौन सा, तरल संयोजी ऊतक। इसको हम क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं, और इंग्लिश में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ऊतक हो जाएगा। ठीक है, ऊतक की स्टडी आई थी, अगर आपको याद हो, कौन सा, हिस्टोलॉजी हम कहते हैं, कौन सा, हिस्टोलॉजी जो है, कौन सी, ऊतक की स्टडी या टिश्यू की स्टडी जो है ये हो जाएगी। ये फीमेल कांस्टेबल में आया था क्वेश्चन। अब देखिए ब्लड के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो ब्लड को किस डिवाइड में करते हैं, तो देखिए इसके ब्लड को किससे मिलकर बना होता है, तो एक तो आपका लिक्विड से मिलकर बना होता है, लिक्विड हम कौन सा कह सकते हैं आपका, और दूसरा कौन सा, सेल से मिलकर बना होता है। लिक्विड और सेल से मिलकर जो है आपका हम कह सकते हैं ब्लड बना होता है, और इसके साथ ही लिक्विड को हम कौन सा, प्लाज्मा बोलते हैं, इसको प्लाज्मा। अब देखिए किस किस परसेंटेज में डिवाइड होगा, तो आपका लगभग प्लाज्मा हम बात कर सकते हैं 55% के आसपास, और सेल आपकी कितनी, 45% के आसपास होती है। अब देखिए लिक्विड हम कह सकते हैं, जब आपकी सेल इनमें कौन कौन सी है, तो आपकी 45% सेल होगी। सेल आगे जो है फर्दर आपकी डिवाइड होगी किस में, तो आपकी आरबीसी में हो जाएगी, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी में, इसके अलावा कौन सी, प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स में हम कह सकते हैं ये आपकी डिवाइड हो जाएगी आगे फर्दर सेल। और लिक्विड जो है देखिए, लिक्विड और आपका कौन सा, लिक्विड में आपका कौन सा, इसमें होता है कौन सा, सीरम
कौन सा आपका सीरम होता है, और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कौन से फिब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, कौन सा फिब्रिनोजन प्रोटीन। अगर प्लाज्मा में से हम फिब्रिनोजन वो प्रोटीन जो है वो निकाल दें तो यहाँ पे आपका कौन सा बचेगा, तो सीरम बचेगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे सेल की बात की गई है तो आरबीसी रेड ब्लड सेल की यहाँ पे बात की गई है तो कौन सी लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, और इसको कौन सा एरिथ्रोसाइट हम बोलते हैं, कौन सा एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब डब्ल्यूबीसी की बात की गई है तो व्हाइट ब्लड सेल है तो इसको हम कौन ल्यूकोसाइट बोलते हैं, कौन सा ल्यूकोसाइट हम कह सकते हैं इसको। और प्लेटलेट्स जो यहाँ पे दिया गया इसको कौन सा थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, कौन सा थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अभी के एग्जाम में अगर आपने देखा होगा तो वहां पे आरबीसी नाम नहीं दे रखा ना, आपके सामने जो रेड ब्लड सेल दे रखा, आपके सामने क्या दिया गया था, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। सेम इंग्लिश में था, सेम हिंदी में था, तो इसीलिए ये पहले भी किया हमने। तो आपको ये ध्यान रखने की एरिथ्रोसाइट जो है किसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को, और थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं। अब इनमें अगर हम आगे डिफरेंस देखें तो आरबीसी का अगर ये पूछ ले कि काम क्या हो जाएगा, तो आरबीसी, पहली बात तो आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता, कौन सा केंद्रक नहीं होता, यानी ये फर्दर आपका डिवाइड नहीं होगा क्योंकि केंद्रक नहीं है तो आपका डिवीजन नहीं होगा। दूसरा बात, किस किस को छोड़कर ऊंट और लामा, लामा एक जानवर होता है जो हम कहते हैं पहाड़ों में बर्फीली जगह पे पाया जाता है, ऊंट और लामा में जो है उनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। बाकी किसी भी प्राणी की हम कह सकते हैं, किसी भी जीवित सेल की आपकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आरबीसी किसके लिए, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसफर के लिए जो है हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है वो यूज की जाती है। इसके साथ ही डब्ल्यूबीसी आपका क्या काम करता है, हम कह सकते हैं एक तरह से डब्ल्यूबीसी जो कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हम कह सकते हैं वो हमारी कौन सी, तो डब्ल्यूबीसी जो है उसको कंट्रोल करती है, कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता कौन है, तो डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। जो कैंसर और ये बीमारी जो होती है वो इसी की वजह से, एड्स जो होती है वो डब्ल्यूबीसी को जो है इफेक्ट करती है, इसलिए वो कह सकते हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उस चीज़ में कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए प्लेटलेट्स किसके लिए, तो हम कह सकते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए हमारा हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग, या हम कह सकते हैं थक्का जमाने के लिए, ब्लड का थक्का जमाने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लेटलेट्स का यूज किया जाता है। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए किसका, तो वैसे तो दवाइयां चलती है लेकिन बकरी का दूध जो इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। बाकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ब्लड से इतने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बाकी ब्लड किसके लिए यूज होता है, हम कह सकते हैं ब्लड जो हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसके साथ ही ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफर भी करता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू हमने अभी डिस्कस किया, कितना 7.4 हो जाएगा, तो ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, सेल हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे कौन सा, जैसे कौन सा सेल की बात हमने की, सेल की स्टडी को कौन सा साइटोलॉजी बोलते हैं। तो जहां पे भी साइट वर्ड आ जाए मतलब क्या है, वो सेल की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पे कौन सा एरिथ्रोसाइट हमने लिखा है, तो साइट क्या हो जाएगी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल जो है तो आपकी साइट का सेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं साइटोलॉजी, सेल की स्टडी जो है वो हो जाएगी। तो ये हो गया। इसके अलावा आपका नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका ब्लड के बारे में एक और चीज देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसने की, तो कार्ल्स लैंडस्टीनर ने जो हम कह सकते हैं लैंडस्टीनर ने जो है आपकी ब्लड ग्रुप की क्वेश्चन पूछा गया था। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाएं, इस तरह से हमने इसका डायग्राम बना लिया, और आगे जाकर हम कह सकते हैं ये इस तरह से हमारा स्टमक आ गया। स्टमक आने के बाद हम कह सकते हैं आगे जाकर ये इस तरह से निकलेगा, और यहाँ पे आने के बाद हमारी छोटी आंत आ जाएगी, और छोटी आंत से आने के बाद क्या, ये दोबारा से बड़ी आंत से ये बाहर चला जाएगा। इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा, इस तरह से देखिए आपकी क्या हो जाएगी, छोटी आंत, और यहाँ पे आकर क्या बड़ी आंत बन जाएगी, और बड़ी आंत इस तरह से आकर जो है हम कह सकते हैं सारा वेस्ट हमारा इधर से बाहर निकल जाएगा, सारा का सारा। तो इस तरह से देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं यहाँ से हमने खाना लिया, यानी कि हमने खाना सबसे पहले खाया, मुंह में खाना खाया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाने का जो है पाचन हम कह सकते हैं या डाइजेशन जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी मुंह में लार जो होती है, स्लाइवा जो होती है, टाइलिन एंजाइम होता है उसमें, वो क्या है जो कार्बोहाइड्रेट्स हम कह सकते हैं खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। यानी पाचन कहाँ से, तुम्हारे मुंह से जो है पाचन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो हम कह सकते हैं खाना आएगा जो आहार नाल हम कह सकते हैं, इस नाल से आया, और यहाँ पे हमारे कहाँ पे स्टमक में आ गया। कौन सा, स्टमक आ गया, हमारा पेट आ गया। अब देखिए स्टमक में आने के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा, तो आपका HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इस एसिड क्या करता है, ये बाद में हमारे खाने को दोबारा से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और उसके बाद यहाँ पे खाना कितनी से 3 से लेकर 5 घंटे तक हम कह सकते हैं, 3 से 5 घंटे तक जो है खाना कहाँ पे रहता है, हमारे स्टमक में रहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था।
कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में कितनी देर रुकता है, तो वो 3 से 5 घंटे रुकता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ अगर हम देखें कौन सा आप इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसमें होता है हमारे पेट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंदर एक लेयर बनी होती है पेट के अंदर। वैसे तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे क्या है, अंदर से हम कह सकते हैं छोटी छोटी झिल्ली बनी होती है जो क्या है पेट को हम कह सकते हैं बचाता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्योंकि अगर वैसे हम एसिड देखें तो कितना स्ट्रॉन्ग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो अगर यहाँ पे जो ये लेयर जो है, जो कहते हैं ना ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से जो है अंदर की जो लेयर जो है वो खराब हो जाती है, तो वो खराब होने की वजह से क्या है, अंदर हम कह सकते हैं यहाँ पे पेट का अल्सर कह सकते हैं, पेट का अल्सर हम कह सकते हैं, या पेट का कैंसर कह सकते हैं। क्योंकि ये जो लेयर जो होती है प्रोटेक्ट करती है हमारी स्टोमक को, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो खराब होने की वजह से जो HCl जो है बाहर की लेयर को यहाँ पे खराब करेगा, तो वहाँ पे छाले जो अल्सर जो हम छाले से क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से बस ध्यान रख लेना इसको। और कौन सा HCl। अब देखिए 3 से 5 घंटे तक हमारे स्टमक में रहा, उसके बाद ये स्टमक से आगे गया कहाँ पे, हम डेडुनम बोल सकते हैं, डेडुनम में। और डेडुनम में आपका कहाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं लीवर होगा, और लीवर से जो है हमारा कौन सा, और साथ ही देखिए स्टमक में आपके यहाँ पे कौन से गैस्ट्रिक जूस भी निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी हमारे निकलते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका पेप्सिन होता है, कौन सा पेप्सिन, और एक रेनिन, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। पेप्सिन क्या करता है, हमारा प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टोन में इस तरह से ये तोड़ देगा पेप्सिन। और रेनिन जो होता है, रेनिन किसके, दूध को पचाने के लिए हेल्प करता है, दूध को पचाने में हेल्प करने वाला कौन सा हो जाएगा, तो वो रेनिन हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अब देखिए यहाँ पे लीवर जो हमारा कौन सा, लीवर जो है, लीवर क्या क्रिएट करता है, यहाँ पे बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्तरस बोलते हैं, कौन सा, पित्तरस बोलते हैं। और पित्तरस ये प्रवृत्ति में कैसा होगा, ये क्षारीय होगा प्रवृत्ति में, यानी बेस होगा। अब देखिए अब आपका जो एसिड जो है इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल तो करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जो बिच्छू या जो चींटी जो खा जाती है उसके बाद न्यूट्रल करने के लिए उसमें जो NaH सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, उसी तरह से जो HCl जो है इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे किसका, तो पित्तरस या बाइल जूस जो उसका यूज किया जाता है। वो यहाँ पे आकर डेडुनम में इसको हम कह सकते हैं HCl को न्यूट्रल कर देता है। तो ये आपका क्लियर रखना ये वाला। और उसके बाद क्या, यहाँ कहाँ पे आ जाता है, छोटी आंत में जो है यहाँ पे हमारा भोजन आ जाता है। अब छोटी आंत में आने के बाद क्या हम कह सकते हैं, यहाँ से सारी जो है इसकी डाइजेशन जो है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपका किस में, छोटी आंत में हो जाता है, और उसके बाद कहाँ पे, बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत में किसका, तो हम कह सकते हैं वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, पानी जो होता है उसका अवशोषण यहाँ पे कर लिया जाता है। और उसके बाद हम कहते हैं यहाँ से उत्सर्जन तंत्र जो हमारा कह सकते हैं यहाँ से बाहर निकल जाता है मल के द्वारा। तो ये हो गया। तो ये हमारा कह सकते हैं एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस तरह से हमारा काम करता है। अब आपसे ये चीज़ पूछ ले कि यहाँ पे लंबी कौन सी है, छोटी आंत कौन सी, ये हमारी कौन सी छोटी आंत और बड़ी आंत होगी। एक तो हमारी छोटी आंत हो जाएगी, कौन सी, छोटी आंत, और कौन सी, बड़ी आंत, बड़ी आंत। अब इनको कौन सा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो इनमें बड़ी कौन सी होती है, देखिए छोटी आंत जो है इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो इसकी 3 से 5 मीटर के आसपास शायद इसकी लंबाई होती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। छोटी आंत बड़ी होती है, छोटी और बड़ी में कौन सी, तो आप यहाँ पे देखिए ये आपकी कौन सी, तो बड़ी कौन सी, तो आपकी जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, इस तरह से स्पाइरल से बनी होती है, सर्पिलाकार में। तो ये हमारी बड़ी होती है। अब इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं और इसको बड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बड़ी आंत जो है उसका डायमीटर बड़ा होता है, इसीलिए उसको बड़ा बोला जाता है। लंबाई में अगर बात करें तो लंबाई में आपकी छोटी आंत जो है वो बड़ी होती है। तो आई थिंक क्लियर होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से बस ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, लीवर, लीवर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन लीवर जो हमारा बॉडी का हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछ ले, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी बॉडी की कौन सी हो जाएगी, तो वो लीवर हो जाएगी। और इसके साथ ये पूछ ले कि लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लार्जेस्ट ऑर्गन। तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, तो ऑर्गन आपका रहेगा स्किन, स्किन यानी कि हमारी त्वचा जो है वो हम कह सकते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन हो जाएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछ ले, ग्रंथि अगर पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी, तो ग्रंथि आपकी जो है वो लीवर हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। लीवर, लीवर हम कह सकते हैं कौन सा, तो ये बाइल जूस बनाता है। कौन सा, बाइल जूस हमने अभी देखा, बाइल जूस जो वो लीवर क्रिएट करता है। और उसके साथ ही किसको, बाइल जूस को कहाँ पे, तो हम कह सकते हैं गाल ब्लैडर में जो है, पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में जो है ये स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर में स्टोर। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्या पित्तरस बोलते हैं, पित्त रस जो इसको बोलते हैं, इसको क्या पित्ताशय बोलते हैं, पित्तरस और पित्ताशय। ये हम कह सकते हैं आपका बाइल जूस हो जाएगा, और जो लीवर क्रिएट करता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है रिलीज करता है, कौन सा, एक फिब्रिनोजन जो है, कौन सा, फिब्रिनोजन। और साथ ही कौन सा, एक आपका हिपेरिन, कौन सा, हिपेरिन। हिपेरिन और फिब्रिनोजन, ये दो जो हम कह सकते हैं प्रोटीन भी रिलीज करता है, कौन, लीवर है। अब इनके काम क्या है, देखिए फिब्रिनोजन क्या करता है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। अब दोनों में डिफरेंस देखना है क्या क्या है। देखिए फिब्रिनोजन, अगर हमारे कहीं पे चोट लगी, मान लो यहाँ पे लगी, ब्लड ज्यादा बाहर निकलेगा, तो उस जगह पे क्या है, वो एक कह सकते हैं एक लेयर बना देगा, तो क्लोट कर देगा ब्लड का, वो हमारा फिब्रिनोजन जो है प्रोटीन वो काम करता है।
दूसरा हिपेरिन जो देखा है, हमारी वेन्स जो है नसों के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको अंदर नहीं रुके, अगर वो अंदर हमारे ब्लड जम जाएगा तो उसकी वजह से क्या डेथ हो सकती है। आपको पता है ब्लड का फ्लो होना जरूरी है, तो नसों के अंदर वेन्स के अंदर हम कह सकते हैं जो ब्लड का फ्लो जो है वो ना रुके, इसीलिए हिपेरिन जो है आपका यूज किया जाता है इसके लिए। तो दोनों के दोनों प्रोटीन किसके द्वारा, तो लीवर के द्वारा जो है वो रिलीज किए जाते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम और देखें, यहाँ पे लीवर की बात हो चुकी है, तो अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो उसको ये चेक करने के लिए उसको पॉइजन दिया गया है नहीं या जहर दिया गया है नहीं, तो किसका यूज किया जाता है, तो उसमें लीवर को चेक किया जाता है, यानी पोस्टमार्टम किया जाता है जब पर्सन का, तब किसका, लीवर को चेक करके ये देखा जाता है कि हाँ इस बंदे को जहर दिया गया या नहीं दिया गया। तब ये आप ध्यान रख सकते हैं, लीवर आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाएगा बॉडी का। ये हो गया लीवर। इसके बाद अगर हम देखें पैनक्रियाज जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्नाशय पैनक्रियाज को बोलते हैं। और इसके साथ ही अगर देखें तो सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड अगर पूछ ले तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, मिक्स्ड ग्लैंड अगर पूछे कौन सी हो जाएगी तो वो आपकी पैनक्रियाज होगी। देखिए सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड आपकी कौन सी, पैनक्रियाज है। क्यों, क्योंकि आपकी पैनक्रियाज क्या करती है, हार्मोन भी रिलीज करती है और आपके एंजाइम भी रिलीज करती है, हार्मोन और एंजाइम दोनों मिक्स जो आपका रिलीज करती है अग्नाशय, इसीलिए सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड आपकी कौन सी, पैनक्रियाज हो जाएगी। और पैनक्रियाज में जो आपकी कौन सी, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, कौन सा, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस हम कह सकते हैं। लैंगरहंस की द्वीपिका जो है इसी की जो है कौन सी, बीटा सेल से जो हम कह सकते हैं, कौन सी, बीटा सेल से इंसुलिन जो है उसका, इंसुलिन का जो इंसुलिन को रिलीज करता है, हम कह सकते हैं इंसुलिन को कहाँ से निकलता है, तो आपकी आइसलैंड ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल से जो है इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन हम कह सकते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो रहेगा। और ये बस यहाँ पे किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अगर ब्लड में जो है, पहली बात तो ये किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करने का जो काम आता है, किसको, ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है हमारा किडनी, ठीक है, छानने के लिए जो हमारे कह सकते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं उनको छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम किडनी जो है वो करता है। और कह सकते हैं इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी, नेफ्रॉन, कौन सी, नेफ्रॉन हम कह सकते हैं सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी। और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ये आपके एचएस के एग्जाम में आया था, सही मैच करने वाले जो क्वेश्चन थे उसमें नेफ्रोलॉजी किससे जुड़ा, आपका किडनी से, और जो इसका डॉक्टर हो जाएगा वो हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया था अभी के एग्जाम में फीमेल कांस्टेबल में कि अगर आपके ब्लड में जो है हम कह सकते हैं यूरिया जो है मिक्स हो जाए उसके अंदर, तो वो उसको क्या बोलते हैं, तो किसको, यूरेमिया बोलते हैं। आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन आया था यूरेमिया वाला, जो अभी के एग्जाम में किडनी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन रहेगा, यूरेमिया उसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा आपको पता है किडनी जब छानने का काम जो कह सकते हैं, किडनी जब फेल हो जाए, किडनी जब काम करना बंद कर दे तो किसके लिए, तो डायलिसिस जो यूज किया जाता है, कौन सा, डायलिसिस किया जाता है किसके लिए, जब हम कह सकते हैं किडनी काम करना बंद कर दे तो वो ब्लड का प्योरिफिकेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन जो किसके द्वारा, तो आर्टिफिशियल मशीनों के द्वारा किया जाता है, वो हमारा डायलिसिस हो जाएगा। कह सकते हैं लास्ट स्टेज जो है वो आपकी डायलिसिस रहेगी। इसके बाद किडनी हो गया। एक आपकी पथरी के बारे में, अगर आप पथरी जो पड़ती है हम कह सकते हैं स्टोन, किडनी स्टोन हम कह सकते हैं, किडनी स्टोन है तो वो हमारी कौन सी होती है, किडनी स्टोन, तो कौन सी, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कौन सी, कैल्शियम ऑक्सीलेट हम कह सकते हैं, ऑक्सीलेट हम कह सकते हैं। जो किडनी स्टोन हम कह सकते हैं, पथरी जो है वो किसकी, क्या नाम होता है उसका, तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीलेट उसका जो है नाम होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में देखिए, ब्रेन को जो है किस में डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले ब्रेन का अगर वेट पूछ ले कितना, तो लगभग 1400 ग्राम जो है हम कह सकते हैं वेट, क्योंकि 1450 जो कह सकते हैं मेल में और 1350 जो हम कह सकते हैं फीमेल में। दिमाग का हम कह सकते हैं वजन जो है वेट कितना हो जाएगा, लगभग ये रहेगा। सबसे छोटी सेल हमारी कौन सी, तो न्यूरॉन जो है सबसे छोटी सेल हो जाएगी। न्यूरोलॉजी हम कह सकते हैं, न्यूरोलॉजी किसका साइंस हो जाएगा, तो दिमाग की जो साइंस हम कह सकते हैं, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ ब्रेन, सॉरी, तो वो हमारा कौन सा, न्यूरोलॉजी हो जाएगा। स्पेशलिस्ट कौन सा, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो इसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ब्रेन जो हम कह सकते हैं इसकी जो पढ़ने के लिए ब्रेन को तुम किसका, तो आपका ECG है। जैसे हमने हार्ट के बारे में कौन सा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है यूज किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है वो यूज किया जाता है। हम कह सकते हैं ब्रेन की जो मूवमेंट जो है चेक करने के लिए जो ग्राम जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जो हम कह सकते हैं ग्राफ जो निकाला जाता है, EEG हो जाएगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो है हम कह सकते हैं। और इसके साथ ही आपका ब्रेन जो है कितने पार्ट में, तो 3 पार्ट में बंटा होता है। कौन कौन सा, एक तो आपका फोर ब्रेन हो जाएगा, फोर ब्रेन हम कह सकते हैं, दूसरा कौन सा, मिड ब्रेन हो जाएगा, तीसरा हिंड ब्रेन हो जाएगा। इनको नाम क्या कह सकते हैं, आपका प्रमस्तिष्क हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। फोर ब्रेन जो है इसके आपके कौन से, हम कह सकते हैं सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम जो हो जाएगा, जो हम कह सकते हैं सोचना की कोई चीज या योजना बनाना, वो सेरेब्रम का काम हो जाएगा। इसके अलावा थैलेमस है, थैलेमस हम कह सकते हैं, थैलेमस ये भी फोर ब्रेन का पार्ट हो जाएगा। कैसे, ठंडा गर्म जो फील होना वो थैलेमस का कार्य है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हम कह सकते हैं यानी भूख लगना, प्यास लगना, जो इस तरह की जो बातें होती है वो हमारी हाइपोथैलेमस की हो जाएगी। तो ये हो गया फोर ब्रेन के टाइप।
अब देखिए हिंड ब्रेन जो दे रखा है इसके कौन से, तो सेरेबेलम हो जाएगा। जैसे इसका सेरेब्रम है ना, इसका सेरेबेलम हो जाएगा, सेरेबेलम। तो आप जो है थोड़ी राइटिंग पे ध्यान मत देना, क्योंकि जल्दी जल्दी में यही सब लिखा जाएगा। तो आप बस ये सुन ले, एग्जाम से पहले नोट्स बनाने जरूरी नहीं। अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आपकी ये क्लास काफ़ी लंबी चल जाएगी। तो सेरेबेलम हम कह सकते हैं जो आपकी पश्च मस्तिष्क जो है, पीछे का भाग हम कह सकते हैं, उसका आपका पार्ट हो जाएगा सेरेबेलम। दूसरा कौन सा, तो पोन्स हो जाएगा। तीसरा कौन सा, तो मेडुला ओब्लागेटा हो जाएगा। मेडुला ओब्लागाटा जो हम कह सकते हैं तीसरा हो जाएगा। अब सेरेबेलम नाम से देखिए कौन सा, बेलम लिखा हुआ है। बेलम से बैलेंस आप याद रख लेना। जो भी मतलब बैलेंस, जो हमारी बॉडी का बैलेंस जो है, मूवमेंट जो होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो वो सेरेबेलम करता है। जैसे ड्रिंक करने के बाद अगर आदमी से चला नहीं जाता तो वो किस पे इफेक्ट होता है, तो हमारी सेरेबेलम पे इफेक्ट होता है, जो हम कह सकते हैं बैलेंस उसका कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट पोन्स जो देर का हम कह सकते हैं रेस्पायरेशन सिस्टम जो उसके लिए यूज होता है। और मेडुला ओब्लांगाटा जो देर का हम कह सकते हैं अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी होती है, जैसे छींकना, हार्ट बीट होना, इस तरह की जो हमारी जो हो जाएगी वो हमारी मेडुला ओब्लांगाटा जो है हम कह सकते हैं अनैच्छिक, जो हमारी कंट्रोल में ना हो, इस तरह की क्रियाएं जो हम कह सकते हैं मेडुला ओब्लांगाटा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं एक तरह से ब्रेन के टाइप हो जाएंगे। ब्रेन को जल्दी जल्दी से हमने डिस्कस जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो विटामिन आपके कौन से हैं, तो ए बी सी डी ई और के हम कह सकते हैं ये 6 जो है टाइप के आपके विटामिन हो जाएंगे। आगे फर्दर जो है बी के भी आगे काफ़ी सारे पार्ट है, लेकिन अब ध्यान रख लेना। अब इनमें जो है कौन सा ए बी और ई और के, ये और ए बी डी के, ओके ए बी डी के, और यहाँ पे बी और सी। देखिए बी और सी वो विटामिन है जो हम कह सकते हैं पानी में घुलनशील हो जाएंगे। पानी में घुलनशील हम कह सकते हैं कौन से, बी और सी विटामिन। और यहाँ पे ए डी ई जो देखे हैं वसा में घुलनशील, यानी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील हम कह सकते हैं फैट सोल्यूबल हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। तो हमारा बी और सी पानी में घुलनशील है और ए डी ई के फैट में घुलनशील हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए जो दे रखा है विटामिन ए, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका साइंटिफिक नेम कौन सा, रेटिनोल जो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, बोलते तो क्या रेटिनोल बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा, तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी1 जो उसको हम क्या कहते हैं, तो आपका थायमीन बोलते हैं। कौन सा, थायमीन है। और कौन सा रोग होता है इसकी वजह से, तो बेरी हम कह सकते हैं रोग जो है वो होता है। इसके अलावा बी1 हो गया। अब बी का इंपॉर्टेंट कौन सा, बी12 है, जिसको हम क्या साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। साइनोकोबाल्मिन जो है वो बोलते हैं बी12 को। और इसमें कौन सा जो है मेटल पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट धातु जो है किसमें, विटामिन बी12 में जो है वो पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। एनीमिया रोग हम कह सकते हैं इसकी कमी से हो जाता है। इसके अलावा कौन सा, सी जो है, सी हमारा कौन सा आपको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड सी का नाम। और डी जो है कौन सा हमारा, कैल्सीफेरोल। कौन सा, कैल्सीफेरोल जो हमारा कौन सा, कैल्सीफेरोल जो हम कह सकते हैं विटामिन डी। अब कैल्सीफेरोल याद कैसे रखोगे, देखिए सी तो मैं पता है खट्टे फल सिट्रिक फल से मिलता है, तो इसीलिए एसिड से आप याद रख सकते हो। डी देखिए, डी हम कह सकते हैं किससे, सूरज की गर्मी से हमें मिलता है, लेकिन हमें मिलता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। विटामिन डी जो है हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में ही होता है, लेकिन जब सूरज की लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हो, सूरज की लाइट पड़ती है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी हम कह सकते हैं, कैल्शियम मिलता है ना, तो इसीलिए कैल्सीफेरोल जो हम कह सकते हैं विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम रहेगा। इसके अलावा ई जो है, विटामिन ई को हम क्या, टोकोफेरोल बोलते हैं, टोकोफेरोल। और उसके बाद कौन सा, ई बचा, के बचा, के को हम क्या, फिलोक्विनोन बोलते हैं। फिलोक्विनोन हम कह सकते हैं विटामिन के को। अब देखिए कैल्सीफेरोल, विटामिन डी की कमी से कौन सा, तो हम कह सकते हैं रिकेटस रोग होता है। रिकेटस सुना होगा, जो हड्डियों में जो मुड़ना, और ये हम कह सकते हैं कैल्शियम की कमी से होता है, तो हमारा रिकेटस रोग हो जाएगा, जो कह सकते हैं विटामिन डी से। रिकेटस तो होता है बच्चों में, अगर आपसे ये पूछ ले बड़ों में कौन सा हो जाएगा, तो ओस्टियोमलेशिया। कौन सा, ओस्टियोमलेशिया हम कह सकते हैं बड़ों में, जो जोड़ में हड्डियों का मुड़ना, ये कह सकते हैं ओस्टियोमलेशिया, ये बड़ों में रोग होते हैं। और ओस्टियोमलेशिया आपको पता है हड्डियों से जुड़ा हुआ है, तो ओस्टियोलॉजी अगर पूछ ले तो वो हमारी कौन सी, हड्डियों की स्टडी हो जाएगी, स्टडी ऑफ बोन्स हम कह सकते हैं। ओस्टियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बोन्स हो जाएगी। इस तरह से आपको साइंस में एक चीज़ ध्यान रखनी है, हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलो, तो सारी चीज़ें अपने आप माइंड में सेट होती जाएगी। तो हमने विटामिन डी कर लिया। विटामिन ई जो दे रखा है, देखिए विटामिन ए रिप्रोडक्शन के लिए जो है कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ए जो हम कह सकते हैं। विटामिन के जो है, के हमने अभी पढ़ा किसके लिए, तो आपके ब्लड क्लोटिंग में जो हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो वो आपका कौन सा, विटामिन के जो है वो रहेगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो विटामिन से आपके इतने सारे क्वेश्चन जो है वो बस आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद रोग के बारे में अगर बात करें कुछ एक, देखिए एड्स के बारे में बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है आपका कह सकते हैं एड्स की फुल फॉर्म है। और इसके साथ देखें तो आपका कौन सा, HIV वायरस जो है, HIV वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कौन सा, चेचक हम बात करें, या छोटी माता कह सकते हैं, चेचक या छोटी माता, इसका जो है वायरस का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायरस लिखते हैं, वायरस
और वायरस कौन सा होता है, तो इसका आपका वेरियोला, कौन सा, वेरियोला जो है वायरस हम कह सकते हैं, किसके लिए, चेचक और छोटी माता के लिए। इसके अलावा कौन सा, ट्रोकोमा, कौन सा, ट्रोकेमा, ट्रोकोमा इस तरह से आपका जो है एक नाम है। और ये किसकी बीमारी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रोकेमा वाला कौन सा, तो आंख की बीमारी हम कह सकते हैं, आंख से जुड़ा हुआ हो जाएगा रोग, जो कि कौन सा, ट्रेकोमा है। रेबीज के बारे में, रेबीज आपको पता है कौन सा, जो हाइड्रोफोबिया हम कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिया कुत्ते या किसी के खाने की वजह से जो रेबीज बीमारी होती है, इसमें क्या पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हम कह सकते हैं। और रेबीज का टिक्का जो है किसने खोज किए, तो इसने लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टिक्के की खोज की। तो बस ये ध्यान रख लेना, रोग जो है बस इतने ही रहेंगे। इसके अलावा देखिए एंटमोलॉजी ब्रांच जो है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे का अगर आपने एग्जाम दिया, सॉल्यूशन भी देखा होगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सही मैच में आए हुए थे। एंटमोलॉजी किसके लिए हम कह सकते हैं, चींटियों के या कह सकते हैं इंसेक्ट है, चींटियों नहीं, इंसेक्ट का हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट है, चींटियां नहीं आएगी, ये तो मैंने याद करने के लिए आपको बताया था। जैसे ANT आंट हमारी क्या होती है, चींटी होती है, तो इसीलिए एंटोमोलॉजी आपकी स्टडी ऑफ इंसेक्ट हम कह सकते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ये हो गया। अब देखिए ओस्टियोलॉजी, हमने अभी देखा कि ओस्टियोमलेशिया किसकी बीमारी है, तो हड्डियों की मुड़ने वाली बीमारी जो बुजुर्गों में होती है, तो इसीलिए ओस्टियोलॉजी हमारी कौन सी, तो हम कह सकते हैं हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन हम कह सकते हैं, ओस्टियोलॉजी हो जाएगा बिल्कुल। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स, कौन सा, बर्ड्स यानी पक्षियों का विज्ञान हम कह सकते हैं, ऑर्निथोलॉजी। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको नाम पता होगा ना, सिस्मोग्राफ, कौन सा, सिस्मोग्राफ हम कह सकते हैं किसके लिए यूज होता है, तो भूकंप को जो है चेक करने के लिए, भूकंप को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। तो इसीलिए इससे से जुड़ा हुआ है सिस्मोलॉजी, जो हम कह सकते हैं भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद देखिए अब सौरमंडल के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे सौरमंडल के बारे में यहाँ पे बात करें तो आपका सूरज, देखिए सूरज के बारे में बात करें तो सबसे पहले सूरज होता है, उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, तो बुध आता है, उसके बाद बुध आ गया, उसके बाद कौन सा, तो आपका शुक्र आ जाएगा, शुक्र, उसके बाद कौन सा, बुध शुक्र, उसके बाद कौन सा, पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी के बाद कौन सा, तो आपका मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद कौन सा, बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति के बाद कौन, सॉरी मंगल के बाद, हाँ बिल्कुल बृहस्पति, और फिर आपका कौन सा, तो शनि आ जाएगा, और शनि के बाद आपका कौन सा, अरुण और वरुण आ जाएगा, अरुण और वरुण हम कह सकते हैं, जो शनि के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे हो गए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, बिल्कुल। अब ये वाले हो गए। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे इनको याद कैसे रखोगे, देखिए शुरू करते हैं बुधवार से, बुधवार से शुरू किया, एक दिन छोड़ दो, बुधवार देखिए बुधवार से शुरू किया, यहाँ पे बुध लिख दो, बुधवार शुरू किया, एक दिन छोड़ दो, कौन सा आ गया, शुक्रवार आ गया, शुक्र को छोड़ दो, उसके बाद कौन सा, रविवार, यानी हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी पर जो है संडे की छुट्टी होती है, तो इस तरह से बस आपको याद रखना है, कैसे भी रखो, बुध शुक्र, उसके बाद कौन सा, पृथ्वी आ गया, पृथ्वी आ गया यानी संडे आ गया, संडे के बाद मंडे छोड़ दो, कौन सा, मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार छोड़ दो, कौन सा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्र छोड़ दो, कौन सा, शनिवार आ जाएगा, और शनिवार के बाद दोबारा से आपका वो रिपीट में आ गया, तो आगे कौन सा, अरुण और वरुण लिख लो, अरुण और वरुण लिख लो, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, बुध और शुक्र जो है इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, कोई उपग्रह नहीं है। किसके, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह यहाँ पे नहीं है। दूसरा एक आपको ध्यान रखना, यूवी, यूवी से हमने कैसे याद किया था, जैसे युवराज सिंह है, उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, यूवी बोलते हैं, यानी यूवी कैसे, उल्टा खेलता है, औरों से उल्टा खेलता है ना वो, हम कह सकते हैं लेफ्टी हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यूवी हम कह सकते हैं ये उल्टे घूमते हैं, और ग्रह जैसे घूमते हैं, और जितने भी हमारे पृथ्वी कहाँ से, तो हमारे कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यूवी जो है ये हमारे कौन से, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेंगे, यानी हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज। कौन कौन से है, यू से देखिए, यू से हमारा यूरेनस हो जाएगा, यूरेनस, और वी से हमारा कौन सा, वीनस हो जाएगा, वीनस हम किसको, शुक्र को हम वीनस बोलते हैं, और कौन सा, यूरेनस हमारा कौन सा, अरुण हो जाएगा। तो ये दो ऐसे ग्रह हैं हमारे जो हम कह सकते हैं अपोजिट घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे ये पूछ ले अंत जो हमारे इनर प्लेनेट कौन से, यानी अंतः ग्रह हमारे कौन से हो जाएंगे, तो आपको देखिए कितने हो गए टोटल, देखिए पहले तो 9 थे ना, प्लूटो था, उसको 2008 में हम कह सकते हैं बोने ग्रह की श्रेणी में उसको कर दिया गया। अब इनमें देखिए आपके शुरू के 4 छोड़ दो, लास्ट के 4 छोड़ दो, बीच में इस तरह से हम लगा देते हैं। तो हमारा कौन सा, अगर आपसे ये पूछ ले क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके कह सकते हैं बिल्कुल मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह के इस साइड वाले जो सूरज की तरफ वाले हो गई, इनको हम कह सकते हैं इनर प्लेनेट या हम अंतः ग्रह, और जो हमारी ये कौन से, ये हमारे आउटर प्लेनेट हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पे देखिए शुक्र के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आपसे ये पूछ ले बिना किसी स्कोप के नंगी आंखों से हम कितने ग्रह जो है वो देख सकते हैं, तो देखिए पृथ्वी हमारी ये होगी, 2 इस साइड के 2 इस साइड के, 5 ग्रह देख सकते हैं। कौन कौन से, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति, तो कितने हो गए टोटल, 5 हम कह सकते हैं, 5 नहीं सॉरी 4 हो गए। एक तो पृथ्वी तो है ही, इसको क्या देखेंगे, देखिए कौन से, बुध को देख सकते हैं, शुक्र को, पृथ्वी को, और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, यानी ये ग्रह जो हम कौन से नंगी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह जो है
ये इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह को तुम वैसे भी देख सकते हैं, सुबह उठ के देखना, शाम के देखना, सुबह को पूर्व की साइड में, शाम को पश्चिम की साइड में एक आपको सबसे चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम कह सकते हैं पृथ्वी की बहन हो जाएगा, पृथ्वी की बहन हम कह सकते हैं, पृथ्वी के नजदीक में रहेगा, सबसे पृथ्वी की जैसा ही संरचना में उसके जैसा है, तो इसलिए पृथ्वी की बहन जो है इसको बोला जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह हो गया, और इसके अलावा कौन सा, सांझ का तारा, क्योंकि सुबह सुबह दिखता है और शाम को दिखता है, सांझ का तारा और भोर का तारा हम कह सकते हैं, भोर का तारा और सांझ का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे बुध और शुक्र में सबसे गर्म कौन सा है, तो सबसे गर्म देखिए नजदीक कौन सा सूरज के, तो आपका बुध सबसे नजदीक है, लेकिन गर्म पूछ ले तो गर्म आपका शुक्र सबसे ज्यादा हो जाएगा, शुक्र सबसे ज्यादा जो है आपका गर्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की अधिकता के कारण हम कह सकते हैं शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है बुध की अपेक्षा, क्योंकि बुध नजदीक है, लेकिन बुध से भी ज्यादा गर्म कौन सा, शुक्र रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सूरज जो है, सूरज की हम कह सकते हैं जो लाइट जो है, सूरज की लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, आप कमेंट करके बताना, सूरज की लाइट जो है पृथ्वी कितनी देर में पहुंचती है, तो ये हो जाएगा। तो बाकी सौरमंडल से बस आपको इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, अगर आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाए तो बस वो गलत नहीं होने चाहिए। इतने हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, एक बार स्लाइड यहां पे कहां गई सारी, इसके बाद हमारे कौन से आपके सौरमंडल के खत्म हो गए, हिस्ट्री के क्वेश्चन बचते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कौन सा आपके जैन धर्म की बात हो रही है, तो जैन धर्म के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्या पूछा जाएगा, किसके जो है संस्थापक कौन है, तो हिस्ट्री में आ चुके हैं हम, संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं संस्थापक या प्रथम तीर्थकार, प्रथम तीर्थंकर जो है कौन हो जाएंगे, तो वो ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन, ऋषभ देव हो जाएंगे, तो ये ध्यान रख लेना। अब इसके अलावा कौन से आपसे 23वें पूछ ले, 23वें कौन हो जाएंगे, तो 23वें पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन से, पार्श्वनाथ जो 23वें हो जाएंगे। 24वें पूछ ले, 24वें और लास्ट हम कह सकते हैं कौन है, तो आपके महावीर स्वामी, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका महावीर स्वामी से पूछा जाएगा। जन्म इनका पूछ ले कब हुआ, तो जन्म 540 बीसी में जो इनका जन्म हुआ। मृत्यु जो है वो कब हुई, तो मृत्यु हम कह सकते हैं 468 बीसी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पे हुआ, तो हम कह सकते हैं वैशाली कुंडग्राम में, जो इनका कुंडग्राम में हम कह सकते हैं इनका जो है जन्म हुआ था, तो ये आप ध्यान रख लेना। बाकी बचपन का नाम इनका क्या, वर्धमान हम कह सकते हैं, बचपन का नाम जो है हम कह सकते हैं किसका, महावीर स्वामी का था। तो ये जैन धर्म से बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की बात करें तो किसका संस्थापक बोला जाता है, गौतम बुद्ध हम कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध कह सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज, क्या, एशिया का ज्योतिपुंज हम कह सकते हैं, ज्योतिपुंज, और साथ ही क्या कह सकते हैं, एशिया का लाइट ऑफ एशिया, सॉरी लाइट क्या यहाँ पे, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया जो है किसको, महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को जब बोला जाता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं 563 बीसी में जो है, 563 बीसी में कहाँ पर, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, यहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ 563 बीसी में, और 483 बीसी में जो है कह सकते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ पे हो जाती है, कुशीनगर यूपी में। कहाँ पे, कुशीनगर यूपी में जो हम कह सकते हैं इनकी मृत्यु हो जाएगी। और यूपी कुशीनगर से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे खुली है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे, तो कुशीनगर में आपके उत्तर प्रदेश में रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें तो 29 वर्ष की आयु में जो हम कह सकते हैं इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। और उसके बाद 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष के बाद जो इनको कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति, या जो की आयु में 6 साल जो है कड़ी तपस्या के बाद जो इनको बोध गया नामक स्थान पर हम कह सकते हैं, बोध गया में जाकर जो इनको क्या आपका मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी गौतम बुद्ध को। तो ये आप ध्यान रख लेना। बाकी थोड़ा बहुत अगर बुक में से आप पढ़ लेना ये चीजें। हरियाणा का गया जो है किसको बोला जाता है, कमेंट करके बताना। बोध गया आपका बिहार में पड़ेगा, लेकिन हरियाणा का गया किसको बोला जाता है, कमेंट करके बता देना ये वाला क्वेश्चन। बाकी बौद्ध धर्म से आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ इनकी जो है जो आपकी कौन सी हम कह सकते हैं आपकी क्या बोलते हैं इनको, जो संगति जो हुई थी बौद्ध संगति, वो आपकी कहाँ पे करवाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। चारों की चारों बौद्ध संगति आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कौन सी, अगर हम बात करें फर्स्ट बौद्ध संगति, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों बस आप ध्यान रख लेना थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। पहली कब हुई तो हम कह सकते हैं 483 बीसी में जो है पहली हुई। दूसरी कब तो हम कह सकते हैं 383 में, 100 साल बाद ये होगी। तीसरी अगर हम बात करें तो कब 255 बीसी में हो जाएगी। और चौथी कब तो हम कह सकते हैं एक शताब्दी में, 1 ईस्वी में हम कह सकते हैं जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। किसके टाइम में हुई थी ये आप ध्यान रख लेना, किसके टाइम में, तो ये AK से याद रख लेना। AK का मतलब अजात शत्रु के काल में, उसके बाद काला अशोक आ जाएगा, उसके बाद कौन, अशोक आ जाएगा, फिर आपका कनिष्क आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले, अध्यक्ष कौन थे, तो पहला आपका कौन सा, तो पहले के आपके महाकश्यप जो है, महाकश्यप हम कह सकते हैं पहले के अध्यक्ष थे। दूसरा कौन सा, तो सुबाकामी, कौन, सुबाकामी जो है कह सकते हैं सेकंड का। तीसरा जो है देखिए नाम भी तीसरा कौन सा, मोगली पुत्र तीस, कौन सा,
मोगली पुत्र तीस जो है हम कह सकते हैं ये तीसरा हो जाएगा। चौथा अगर आपसे पूछ ले, चौथे का आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कौन सा, वसुमित्र। कौन सा, वसुमित्र जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। और अगर उपाध्यक्ष पूछ ले चौथे के, वो कौन से हो जाएंगे, तो आपके कौन से, अश्वघोष। अश्वघोष और वसुमित्र, ये दोनों ध्यान रख लेना। तो ये चार आपकी बौद्ध संगति थी, ये आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने थे, हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, हाँ, ये बौद्ध संगति और उनके अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ लिया। तीसरी बौद्ध संगति, ओके, देखिए पाटलिपुत्र में हुई थी 251 में, यहाँ पे 55 आ जाएगा, लूसेंट के अकॉर्डिंग 55 है। मोगलीपुत्र 30 के, और अशोक के काल में जो हुई थी, बाकी ये देख लेना। तीसरा अभिदम पिटक जोड़ा गया था। चौथी आपकी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, और किसके, प्रथम ईस्वी में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी, बिल्कुल। ये आप देख लेना, चारों की चारों बौद्ध संगति जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद देखिए मॉडर्न जो मेडिवल हिस्ट्री जो उससे आपका इंपॉर्टेंट कौन सा, दिल्ली सल्तनत बनेगा। दिल्ली सल्तनत हम कह सकते हैं जो मोहम्मद गोरी का, आपको पता है 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुए थे, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। 1192 में जो हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, किसने, गोरी ने। और यहाँ पे गोरी ने जो है सारी चीजें अपने अंडर कर ली थी। और उसी के बाद गोरी ने जो हम कह सकते हैं 1206 में जो है ये सारा का सारा किसको सौंप दिया था, तो यहाँ पे कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हम कह सकते हैं उसको सौंप दिया था। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का पहला वंश शुरू होता है, जिसको गुलाम वंश बोलते हैं, मामलुक वंश या इलबारी वंश बोलते हैं, 1206 से 90 के दौरान। अब ये चारों पांच यहाँ पे जो 5 वंश हम कह सकते हैं, 5 डायनेस्टी जो है हुई थी दिल्ली सल्तनत के काल में। पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, सीरियल वाइज आप इनको याद रख लेना। आपकी सही मैच में ये वाली आ सकती है एग्जाम में, पांचों के पांचों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए गुलाम वंश की बात करें तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की यहाँ पे स्थापना की थी। और उसके साथ ही 1210 में क्या है, कहते हैं गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते हुए जो है इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। किसका था, गोरी का गुलाम हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद कौन आया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी कह सकते हैं उसी का पुत्र था, कौन, आराम शाह। लेकिन आराम शाह क्या है, हम कह सकते हैं एक तरह का अनुभवहीन था, तो इसीलिए आराम शाह को हटाकर कौन बना, इल्तुतमिश जो है इसका राजा बन गया। इल्तुतमिश कौन था, हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसी का दामाद भी था। तो आपका कब 1210 से लेकर 1236 तक जो हम कह सकते हैं इल्तुतमिश राजा रहा था, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का दूसरा शासक। और अगर आपसे ये पूछ ले कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका इल्तुतमिश आएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण शुरू किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। खत्म किसने किया, इल्तुतमिश ने उसको जो है कह सकते हैं खत्म किया था। 3 मंजिल जो है उसकी बनवाई थी, शायद इल्तुतमिश ने 3 बनाकर कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद क्या बची हुई 2 किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल जो है उसका निर्माण करवाया था। वो हम आगे भी पढ़ेंगे। इल्तुतमिश देखिए 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और उसी के बाद कौन है, यहाँ पे इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठता है, लेकिन उसको क्या है यहाँ पे कुछ समझ आता नहीं। तो उसी के बाद 1236 में रजिया सुल्तान जो है वो यहाँ पे महिला शासक बन जाती है, पहली मुस्लिम शासिका हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में। और आपका कौन सा 1236 से 1240 में जो है क्या हो जाता है, कैथल में जो है इसको मरवा दिया जाता है। और यहाँ पे रजिया सुल्तान की अगर ये पूछ ले किससे शादी हुई थी, तो अल्तुनिया से जो हम कह सकते हैं रजिया सुल्तान की शादी हुई थी। दल चालीसा के 40 सदस्य थे। जो दल चालीसा शुरू की गई थी किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। दल चालीसा का मतलब है 40 लोगों के बनाकर एक टीम बना देगी, एक हम कह सकते हैं गैंग बना दी। जो भी काम करवाना होता वो सारे के सारे उसी से करवाए जाते। वो इल्तुतमिश ने ये गैंग बनाई थी और उसी गैंग के द्वारा रजिया सुल्तान को मरा दिया गया। और उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद या महमूद जो दे रखा है, ये कह सकते हैं सबसे शांत टाइप का बंदा कह सकते हैं, जो क्या है बिल्कुल टोपी सील कर जो अपना जीवन व्यतीत करता था। और इसी का हम कह सकते हैं दामाद था कौन, बलबन। और बलबन ने आने के बाद हम कह सकते हैं क्या किया था, अपने बलबन का जो है कह सकते हैं आने के बाद इसने जो दल 40 हम कह सकते हैं जो 40 गैंग बनाई थी उसको खत्म कर दिया था, किसने, बलबन ने। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और बाकी बलबन ने आपको पता है जो हरियाणा में कौन सा गोपालगिरी का दुर्ग जो है किसके द्वारा, बलबन के द्वारा बनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए कौन सा वंश है, खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच में। जलालुद्दीन खिलजी जो हम कह सकते हैं इसका संस्थापक था। अगर आपने पद्मावत मूवी जो देखी होगी तो वो किस पे बेस रहेगी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो उसमें जो था वो सारी की सारी स्टोरी आपकी वही रहेगी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। मेन अगर बात करें इसमें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसी का आपका भतीजा जो है कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी के दामाद भी हम कह सकते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने इसको मरवा दिया था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे 1296 में जो वो राजा बन गया था।
अलाई दरवाजा हम कह सकते हैं। अलाई दरवाजा जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कौन सा 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और आपका कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का हम कह सकते हैं एक सेनापति था, कौन सा, मलिक काफूर। मलिक काफूर हम कह सकते हैं, मलिक काफूर हम कह सकते हैं। एक किन्नर था जो कि हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। और यही जो है कह सकते हैं दक्षिण भारत के अभियान पर गया था, दक्षिण भारत में युद्ध लड़ने के लिए गया था। और वहीं से जाकर जो है क्या, कोहिनूर हीरा जो है, कोहिनूर हीरा जो आप बाद में आएगा, जो कि 1739 के करनाल के युद्ध में जो लूट के ले गया था, तो वो आपका कौन सा, कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत से कौन लेकर आया था, मलिक काफूर जो उसको लेकर आया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी, और बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने स्थापना की थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक हम कह सकते हैं नहरों का जो है सबसे ज़्यादा निर्माण किसने, मोहम्मद बिन कौन सा, मोहम्मद सॉरी ओके, ये आप गलत करना है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए फिरोज शाह तुगलक आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक हम कह सकते हैं एक तरह का पागल सुल्तान था, क्योंकि इसने जितने भी कदम उठाए थे अपने राज दरबार में, तो आपका कौन से सारे के सारे फैल हो गए थे। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से, तो पागल सुल्तान के नाम से इसको जाना जाता था। और उसके बाद कौन, फिरोज शाह तुगलक हम कह सकते हैं 1351 में जो है इसने अपना शासन शुरू किया था। 1351 में जो किसने, फतेहाबाद को जो है इसने बसाया था। 1351 में अपने बेटे फतेह के नाम पर जो उसका नाम रखा गया। उसके बाद 1354 में हम कह सकते हैं किसको, हिसार फिरोजा के नाम से जो है एक शहर इसने बसाया था। वहाँ पे जो है गुजरी महल, जिसको हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का ताजमहल जो शायद इसको भी बोल सकते हैं, तो आपका कौन सा, गुजरी महल जो बनाया था, कहाँ पे, हिसार में बनाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। और साथ ही जजिया कर जो है कह सकते हैं ब्राह्मणों पर जजिया कर शुरू किसने कराया, ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है किसने शुरू कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। जजिया कर का मतलब क्या, देखिए गैर मुसलमानों के द्वारा, गैर मुसलमान जो होते थे उनसे जो टैक्स वसूला जाता था उसको जजिया कर बोला जाता था। पहले क्या गैर मुसलमानों पर था, ब्राह्मणों पर नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला पहला जो शासक कौन बना, तो वो फिरोज शाह तुगलक बना। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक से तो बाकी आपको पता है कौन सा फिरोजाबाद या कह सकते हैं फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में हरनी खेड़ा हम कह सकते हैं, ये किसके द्वारा बसाए गए, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ये बसाए गए थे। सैयद वंश के संस्थापक अगर पूछ ले तो कौन, खिजर खां। खिजर खां का जो मकबरा है आपको पता है कहाँ पे, सोनीपत में, हरियाणा में खिजर खां का मकबरा पड़ेगा। खिजर खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। बाकी मुबारक शाह, आदिल शाह ये ज़्यादा ही कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये ध्यान रख लेना। 1414 से लेकर यहाँ पे 1414 से लेकर 51 तक जो हम कह सकते हैं शासन किया था। उसके बाद भारत का प्रथम अफगान वंश हो जाएगा। और बहलोल लोदी ने जो इसकी स्थापना की थी। इसमें जो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोदी, आपको होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का जो है पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। और इसमें जो है हम कह सकते हैं लास्ट शासक हो जाएगा 1526 में। इब्राहिम लोदी को मारकर वहीं पर उसका मकबरा बना दिया गया, कहाँ पे, पानीपत में। और यहाँ पर जो है कौन सी, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है 1526 में। और अब शुरू होता है कौन सा, मुगल काल हम कह सकते हैं, जो कि मुगल काल, बाबर का टाइम जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है। पहला युद्ध हम कह सकते हैं 1526 में, जो इसने कौन सा, पानीपत को जो युद्ध लड़ा था। और इसके साथ इसके 3-4 युद्ध है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि अभी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। 1526 का तो आपका हो गया पानीपत का पहला युद्ध जो कि लड़ा गया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, आपका 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा, खानवा का युद्ध। ये किसका, इब्राहिम लोदी और हम कह सकते हैं बाबर के बीच में था। सारे के सारे युद्ध बाबर जीतता है यहाँ पे। और 1527 में खानवा का किसके बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में हम कह सकते हैं दूसरा युद्ध। और इस युद्ध का आपका भी एग्जाम में एक फीमेल कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में 1527 का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध, उसमें किसको मारा था, तो राणा सांगा का साथ दिया था किसने, हसन खां मेवाती ने जो है, हसन खां मेवाती ने हम कह सकते हैं साथ दिया था। और इसी में जो है किसको मार दिया गया था यहाँ पे, हसन खां मेवाती को, बाबर के द्वारा। तो आपको बस ध्यान रखना ये वाला 1527 में खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच में दोबारा से कौन यहाँ पे, बाबर जो है वो जीता था। इसके बाद कौन सा 1528 आ जाता है, और कौन सा, चंदेरी का युद्ध हम कह सकते हैं किसके बीच में, मेदनी राय और बाबर के बीच में हम कह सकते हैं, बाबर और मेदनी राय के बीच में। अगले साल 1529 में कौन सा, घाघरा का युद्ध कह सकते हैं किसके बीच में, अफगान और हम कह सकते हैं किसके, बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था। और इसमें भी बाबर जीता। और अगले ही साल 1530 में बाबर की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये कह सकते हैं बाबर का टाइम पीरियड हरियाणा भारत में जो है कौन सा, 1526 के पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का, 29 का घाघरा का, 30 में जो है मृत्यु हो जाती है। हर एक साल के यहाँ पे जो घटनाक्रम आपके सामने है।
बाकी ये मैं दोबारा से इसमें ये कोई कमेंट मत करना कि इतनी जल्दी करवा रहा है, साफ नहीं लिख रहा, जो भी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन के टाइप में है। बाकी अगर नेक्स्ट जिन भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए हम इस पेपर के बाद में क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको भी रिवीजन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए हुमायूं हम कह सकते हैं 1530 में जो है बाबर मरने के बाद 1530 में राजा बनता है कौन, हुमायूं यहाँ पे। और हुमायूं के जो आपके इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाएंगे कौन कौन से, तो हुमायूं के टाइम में जो है आपका कौन सा, हुमायूं के टाइम में कौन आता है यहाँ पे, इसको नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ओके यहीं पे लिखते हैं। देखिए हुमायूं के बारे में आपको बस ये ध्यान रखना है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं के साथ आपका कौन सा चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं के टाइम में, कब आपका 1530 में राजा बना तो 1539 में हुआ। उसके बाद चौसा के बाद में कौन सा, बिलग्राम का युद्ध, कौन सा बिलग्राम का युद्ध कब, 1540 में। और कौन सा, सरहिंद का युद्ध, कौन सा सरहिंद का युद्ध हम कह सकते हैं कब, 1555 में। अब देखिए हुमायूं जब राजा बना था उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था किसके साथ, शेर शाह सूरी के साथ, कौन सा, शेर शाह सूरी के साथ। शेर शाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, जिसका बचपन का नाम क्या था, फरीद खां बचपन का नाम था। और इसी ने अपने कह सकते हैं अपने दादा के नाम पर जो है शेर शाह सूरी ने अपने दादा कौन सा, इब्राहिम सूरी हम कह सकते हैं, इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान, इसका मकबरा कहाँ पे, हरियाणा के नारनौल में जो बनाया गया, ये आपको पता होगा। शेर शाह सूरी के दादा का इब्राहिम सूरी का हम कह सकते हैं। शेर शाह सूरी का बचपन कहाँ पे, अपने हरियाणा के नारनौल में जो इसका बचपन बीता था। और यहाँ पे देखिए चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें जो शेर शाह सूरी जीत गया था। दोबारा से बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, और इसमें कौन, तो इसमें दोबारा से क्या है, शेर शाह सूरी दोबारा जीत गया था। और यहाँ से हुमायूं को भागना पड़ा। हुमायूं भागकर कहाँ चला गया, हम कह सकते हैं अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में जाकर रहा था। और वहीं पे 1542 में जो किसका, अकबर का जन्म होता है, क्योंकि वहां पर जाकर इसने शादी कर ली थी। 1542 में अकबर का जन्म होता है। दोबारा से 1555 में हम कह सकते हैं दोबारा से हुमायूं, और उस समय कौन, शेर शाह सूरी जो मर गया था पहले। और उसके बाद 1555 में दोबारा से दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेता है कौन, हुमायूं। और उसके बाद 1 जनवरी 1556 को हम कह सकते हैं दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन, तो उसके बाद अकबर हम कह सकते हैं 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था उसमें अकबर जो दोबारा से शासन करता है। 1605 तक जो हम कह सकते हैं शासन किया था अकबर ने। और जो है पानीपत का दूसरा बैरम खान ने जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था अकबर का, ये भी आपको ध्यान रख लेना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बना था, अकबरनामा, कौन सी अकबरनामा जो हम कह सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई, तो अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा लिखी गई, अबुल फजल के द्वारा। और इसके साथ ही अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये आपका हेनरी बेवरेज ने, कौन से, हेनरी बेवरेज ने जो है, बेवरेज ने हम कह सकते हैं अंग्रेजी में जो है अकबरनामा का जो है अनुवाद किया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा गया था जो जुलाई अगस्त के एग्जाम जो हुए थे उसमें। इसके अलावा अकबर के टाइम की अगर बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ, 1576 में हम कह सकते हैं 18 जून 1576 को हल्दी घाटा का युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति कौन, मान सिंह के बीच में हुआ था। और कौन जीता इसमें, अकबर जो है इसमें जीत गया था, महाराणा प्रताप इसमें हार गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ ही अकबर के दरबार में कितने, तुम कह सकते हैं 9 रत्न थे, कितने 9 रत्न थे। जैसे शिवाजी के दरबार में हम कह सकते हैं अष्टप्रधान थे ना, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान, वैसे ही आपके अकबर के 9 रत्न थे। और आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे 9 रत्न हम कह सकते हैं, इनमें से मेन कौन था, तो आपका बीरबल हम कह सकते हैं, बीरबल मेन हो जाएगा। इसके अलावा तानसेन जो हम कह सकते हैं संगीतज्ञ संगीतकार हम कह सकते हैं तानसेन हो जाएगा, जिसका हम कह सकते हैं एग्जैक्ट नाम अगर पूछ ले तो रामतनु पांडे जो इसका असली नाम हो जाएगा। बीरबल का महेश दास हम कह सकते हैं असली नाम हो जाएगा। अकबर ने कह सकते हैं कौन सा, दीन इलाही जो है धर्म जो है शुरू किया था। और इसको अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू भी कौन था, तो वो बीरबल था। ये आप ध्यान रख सकते हैं, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र और अंतिम हिंदू कौन हो जाएगा, वो बीरबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा शासक जो अनपढ़ था कौन था, तो अकबर बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा अकबर अनपढ़ था और बीरबल सबसे बुद्धिमान था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी बुद्धिमान जो है वो किसके, अकबर के आगे यहाँ पे जो है काम कर रहा था बस। और क्या, दीन इलाही धर्म हो जाएगा। बाकी आपका कौन सा एक इंपॉर्टेंट वित्त मंत्री के बारे में अगर पूछ ले, वित्त मंत्री अकबर का, हम कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो टोडरमल था। कौन था, टोडरमल था। राजकीय कौन सा, वित्त मंत्री हम कह सकते हैं टोडरमल हो जाएगा, बस ये ध्यान रख लेना। उसके बाद कौन, जहांगीर आया। देखिए 1605 में हम कह सकते हैं जहांगीर आया, 1605 से लेकर 1627 तक इसने शासन किया। सिखों के 5वें गुरु हम कह सकते हैं अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था, तो वो जहांगीर ने मरवा दिया था। बचपन का नाम इसका क्या था, सलीम जो इसके बचपन का नाम था। इसको किसके लिए, न्याय की जंजीर के लिए जो इसको जाना जाता है, न्याय की जंजीर के लिए जो हम कह सकते हैं किसको आपका जाना जाता है, जहांगीर को। और इसके टाइम पीरियड को, क्योंकि पेंटिंग का बड़ा शौक था इसको, तो इसलिए चित्रकला का स्वर्ण काल हम कह सकते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल जो किसको आपका बोला जाता है, जहांगीर के
टाइम पीरियड को। उसके बाद कौन, शाहजहां आ जाता है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम जो बचपन का नाम था। और इसके टाइम में आपको पता है इसने क्या क्या बनवाया था, तो ताजमहल हम कह सकते हैं। ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद जो है वो किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। तो इसीलिए इसके टाइम को क्या स्थापत्य का हम कह सकते हैं, स्थापत्य का स्वर्ण काल हम कह सकते हैं किसको, शाहजहां को बनाया गया था। ये हो गया। अब देखिए आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाहजहां ने जो है किसका मयूर सिंहासन जो है बनाया था, मयूर सिंहासन जो है बनाया था किसने, शाहजहां ने कब, मयूर सिंहासन। और इसी मयूर सिंहासन में कह सकते हैं आपका कौन सा, ओके मयूर सिंहासन जो था, और इसी में आपका कोहिनूर हीरा जो है वो इसी में बनवा लिया था इसने, मयूर सिंहासन में। और बाद में आपको पता है 1739 का करनाल का युद्ध हुआ था, किसके बीच में, नादिर शाह और आपके मोहम्मद शाह के बीच में जो है युद्ध हुआ था। उसमें नादिर शाह जो है ये आपका कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों ले गया था। तो वो आपका 1739 का युद्ध, ये मयूर सिंहासन किसने, तो आपके शाहजहां के टाइम में इसको बनाया गया था। बस ये ध्यान रख लेना, ये चीजें हमने कई बार डिस्कस की, इसीलिए जल्दी जल्दी से इन चीजों को डिस्कस करें। उसके बाद कौन आया, शाहजहां। देखिए शाहजहां को जो बंदी बनाकर ताजमहल में, ताजमहल के दूसरे किनारे, ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे पड़ेगा, तो उसके साथ ही एक साइड ताजमहल पड़ेगा, दूसरी साइड एक और यहाँ पे काला ताजमहल जिसको बोला जाता है, वहां पे औरंगजेब ने इसको बंद करवा लिया। और 1658 से लेकर हम कह सकते हैं 1707 तक शासन किया था किसने, औरंगजेब ने। इसको किस नाम से, तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसके साथ ही कौन से आपका यहाँ पे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, कौन से, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, और आलमगीर के नाम से भी औरंगजेब रहेगा। सिखों के 9वें गुरु हम कह सकते हैं, कौन, गुरु तेग बहादुर को मरवाने वाला भी कौन था, तो वो औरंगजेब था। और हम कह सकते हैं 1658 से 1707 के बाद में मुगल शासकों का यहाँ पे पतन होना जो है शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शासक आया नहीं था जो हम कह सकते कोई पावरफुल होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मुगल काल चलेगा। और उसके बाद कहाँ पे पहुंचे, 1857 में हम कह सकते हैं मुगलों का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय हम कह सकते हैं, इसको जो है म्यांमार बर्मा की जेल में जो है इसको वहाँ पे जो है बंदी बना लिया था, मरी गया था, बाकी काफ़ी ज़्यादा एज थी इसकी। तो आपका कौन सा आधुनिक इतिहास में आपको बस ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें आधुनिक इतिहास की, तो आगे कौन सा टाइम आ जाएगा, तो आगे हम बात करते हैं 1757 की, 1756 में। 1756 में आपकी कौन सी, तो ब्लैक होल ट्रेजिडी होती है, ब्लैक होल ट्रेजिडी, जिसको हम क्या बोलते हैं कि आपका सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला जो कि 1757 की, प्लासी का युद्ध आपने सुना होगा, प्लासी का युद्ध 1757 का किसके बीच में, सिराजुद्दौला और किसके, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हम कह सकते हैं युद्ध हुआ था 1757 का। यही सिराजुद्दौला ने 1756 में जो है लगभग हम कह सकते हैं 146 पुलिस वालों को एक कोठरी में बंद करके और उसको जो है जिंदा जला दिया था। उसमें 23 लोग बचे थे। तो वो आपकी ब्लैक होल ट्रेजिडी थी। और इसी के बाद क्या 1757 में प्लासी का युद्ध होता है किसके बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और यहाँ पे कौन जीतता है, तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जीत जाता है। तो ये हो जाएगा 1757 का हम कह सकते हैं प्लासी का युद्ध। ओके, 1757 का प्लासी का युद्ध हो गया। 1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध में हम कह सकते हैं कौन अंग्रेजों की तरफ से था, हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से। और दूसरी तरफ कौन था, तो सिराजुद्दौला तो पहले हार गया था। अब आपका कौन सा, तो सिराजुद्दौला आ जाएगा। एक आपका मुगल शासक था कौन सा, शाह आलम द्वितीय, कौन सा, शाह आलम सेकंड जो हम कह सकते हैं मुगल शासक। तीसरा कौन, तो मीर कासिम था। ये तीनों एक साइड थे। और आपका दूसरी साइड कौन, हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों की तरफ से। कौन जीता, दोबारा से यहाँ पे अंग्रेज जीत गए थे, हेक्टर मुनरो ये हार गए थे। तो ये आपका कौन सा 1764 का बक्सर का युद्ध हो जाएगा। इसी के बाद आपकी इलाहाबाद संधि जो है वो करवाई जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें गवर्नर के बारे में। गवर्नर के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला गवर्नर जनरल यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वारेन हेस्टिंग्स को जो है बनाया गया पहला गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है किसको बनाया गया, तो ये आप ध्यान रख लेना, विलियम बेंटिक हम कह सकते हैं इसको, जो हम कह सकते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है बनाया गया। नेक्स्ट भारत का पहला जो है वायसराय किसको बनाया गया, तो किसको, कैनिंग को बनाया गया। कैनिंग आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय पे कैनिंग जो था, उसी कैनिंग को पहला जो है यहाँ पे 1858 में 57-58 में जो इसको वायसराय बनाया गया था, भारत का पहला हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे ये पूछे कि देखिए पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लास्ट गवर्नर जनरल कौन सा हो जाएगा, तो आपका विलियम बेंटिक जो कि बंगाल का है, क्योंकि विलियम बेंटिक को यहाँ से गवर्नर जनरल हटा के पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये हो गया। अब ये पूछ ले लास्ट भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा। और पहला वायसराय आपका कौन, सॉरी लास्ट आपका पहला तो आपका होगा विलियम बेंटिक, अगर लास्ट पूछ ले तो कैनिंग हो जाएगा। और पहला आपका वायसराय पूछ ले तो कौन सा, कैनिंग हो जाएगा। बिल्कुल, आप बस ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये वाले कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएगा, माउंटबेटन योजना जो आई थी, आपको पता है कब आई थी, 1947 के आसपास से आई थी, 46-47 एग्जैक्ट याद नहीं अभी। देखिए पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका कौन सा, सी राजगोपालाचारी। कौन है, सी राजगोपालाचारी जो है,
सी राजगोपालाचारी अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला भारतीय दे रखा है यहाँ पे, भारतीय ध्यान रखना, भारतीय कौन, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। उसके बाद अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, तो सी राजगोपालाचारी जो है हम कह सकते हैं अंतिम आपका भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो बस ये अंतिम भारत का पूछ लेना है, कोई भी यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है उसका हम कह सकते हैं टाइटल खत्म कर दिया गया, तो सी राजगोपालाचारी अंतिम था। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा बात आ गई है कब की, 1857 की बात हम करते हैं। 1857 की जो लड़ाई हुई थी कब, हम कह सकते हैं 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को कह सकते हैं 1857 की क्रांति जो आई थी, इसका हम कह सकते हैं जो चिन्ह जो क्या दिया गया था, चपाती या रोटी हम कह सकते हैं इसका चिन्ह दिया था। और इसके साथ ही कहाँ से, हरियाणा में आपकी कहाँ से, तो अम्बाला कैंट से हम कह सकते हैं, अम्बाला कैंट से हरियाणा में जो 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी। इसके अलावा कौन, इसका जो हम कह सकते हैं नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व यानी नेता किसको बनाया गया था इसमें, तो बहादुर शाह द्वितीय, कौन सा, बहादुर शाह द्वितीय हम कह सकते हैं इसको, बहादुर शाह सेकंड को नेतृत्व किया था किसने, 1857 की क्रांति का। और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन माना जाता है कि 1857 की क्रांति फेल हुई थी, क्योंकि हम कह सकते हैं एक तरह से नेतृत्व करने लायक नहीं था बहादुर शाह सेकंड, काफ़ी ज़्यादा एज थी, लेकिन फिर भी इसको जो है लीडर बना दिया यहाँ पे। और कह सकते हैं एक रीज़न ये भी बनेगा 1857 की क्रांति का फेल होने का। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा, 1857 की क्रांति में सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन सा, बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे ने जो हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। और इसके साथ ही नेतृत्व के बारे में क्वेश्चन आता है कि नेतृत्व, देखिए दिल्ली से जो है अगर आपसे ये पूछ ले दिल्ली से नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह द्वितीय ने जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था। और इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कानपुर, कानपुर कौन हो जाएगा, तो कानपुर से हम कह सकते हैं नाना साहिब, नाना साहिब का क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो कि आपका कौन सा था, जो दत्तक पुत्र जो थे किसके थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लेना, तांत्या टोपे, नाना साहब और तांत्या टोपे ने जो कानपुर से नेतृत्व किया था। लखनऊ से अगर पूछ ले तो कौन हो जाएगा, बेगम हजरत महल, कौन, बेगम हजरत महल जो हम कह सकते हैं लखनऊ से नेतृत्व। और झांसी से कौन, रानी की लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई हम कह सकते हैं, झांसी रानी, बचपन का नाम मन्नू था इनका। और इन्होंने जो है कह सकते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पैलेस है, कुछ एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां से नेतृत्व किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए 1857 की क्रांति का हम कह सकते हैं एक तरह से क्या था, देखिए 1857 की क्रांति में हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका कौन था, 1857 की क्रांति कहाँ गई, ये 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति के समय हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन हो जाएगा आपका कैनिंग हो जाएगा। और कैनिंग से पहले कौन था, तो कैनिंग से पहले डलहौजी था। और डलहौजी का हमने पता है क्या चीज़ पढ़ी थी, डलहौजी ने कौन सी लैप्स की नीति चलाई थी, लैप्स की नीति हम कह सकते हैं कौन सी, हड़प की नीति, यानी कि गोद निषेध प्रथा जो शुरू की थी, लैप्स की नीति डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, रेल भी डलहौजी के टाइम में चलाई गई थी। और कहीं ना कहीं ये लैप्स की नीति जो चलाई थी इसका भी विरोध कर रहे थे भारतीय पहले से ही, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो इनके कोई खुद का पुत्र नहीं था, तो इसी के विरोध में जो है ये लैप्स की नीति थी। तो बस इसीलिए कह सकते हैं 1857 की क्रांति कहीं ना कहीं शुरू की थी, कहीं से कहीं कह सकते हैं एक छोटा सा कांड डलहौजी का टाइम भी था इसका, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1857 की क्रांति जो है वो यहाँ पे समाप्त होती है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बंगाल का विभाजन दिया गया। बंगाल का विभाजन कब, 1905 में जो है किसने, कर्जन ने जो है, कर्जन ने हम कह सकते हैं बंगाल का विभाजन 1905 में किया। और उसके बाद कब, 1911 में जो है दोबारा से कह सकते हैं रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, 1911 में। शुरू कब किया गया, 1905 में किया गया। 1911 का जो है दिल्ली दरबार जो लगा था, और इसमें हम कह सकते हैं जो भारत की राजधानी जो हम कह सकते हैं कौन सी, कलकत्ता से दिल्ली जो है, कलकत्ता से दिल्ली जो है शिफ्ट होगी। ये आपकी कब, 1911 के दिल्ली दरबार में बोला गया था, कलकत्ता से दिल्ली। और हुई कब, वैसे तो 1912 भी दिया हो सकता है, 1912 में दिल्ली से कलकत्ता जो है आपकी राजधानी शिफ्ट कर दी गई थी। ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। दिल्ली दरबार में हम कह सकते हैं जनगण मन, पहली बार जनगण मन हम कह सकते हैं या राष्ट्रगान जो है कब गाया गया, 1911 के जो है दिल्ली दरबार में 1911 में जनगण मन जो है वो गाया गया था। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी हो जाएगी आपकी, गीतांजलि। और गीतांजलि के जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का हम कह सकते हैं एशिया का पहला व्यक्ति जिसको साहित्य का या नोबेल प्राइज से सम्मानित हुआ था। भारत का तो पहला हो ही जाएंगे। और नोबेल प्राइज दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए, कब दिया गया था कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो ये आपका 1911 का दिल्ली दरबार हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो आपका कब, 9 जनवरी 1915 को हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम कौन सा, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उसके बाद क्या है, इन्होंने भारत में आने के बाद इनका पहला जो है
आंदोलन कौन सा था, सत्याग्रह कौन सा, तो आपको केक से याद रखना है, केक से कौन सा, चंपारण हम कह सकते हैं, चंपारण सबसे पहला था। उसके बाद कौन सा, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए इन्होंने किया था, अहमदाबाद। उसके बाद ये कौन सा, केक का हो गया ना, केक, तो के से हमारा कौन सा, खेड़ा बनेगा, खेड़ा। तो ये 3 ध्यान रख लेना, 1917, 1918, 1918। तो ये 3 जो हम कह सकते हैं, सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो 1917 में चंपारण नाम से जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था भारत में आने के बाद। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा, 3 कठिया पद्धति जो है, 3 कठिया पद्धति जो है उसके विरोध में कह सकते हैं चंपारण आंदोलन किया था। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हम कह सकते हैं 1918 में जो है इन्होंने किया था। और उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 जो है वो रहेगा। तो ये तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 1918 के बाद 1919 की बात है, 1919 की आपको पता है कौन सा आपका 1919 में कौन सा एक मिशन आया था यहाँ पे भारत में, उसके विरोध में जो है 1919 में मार्च में जो है, ओके, मार्च में हम कह सकते हैं, मार्च में रोलट एक्ट आया था, मार्च 1919 में रोलट एक्ट हम कहते हैं, रोलट एक्ट, जिसको कौन सा, काला कानून इसको बोला जाता है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के। और इसी के विरोध में हम कह सकते हैं, इसी कानून की वजह से क्या है आपका सैफुद्दीन किचलू को जो है हम कह सकते हैं गिरफ्तार किया गया था। और इसी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को हम कह सकते हैं जलियांवाला बाग जो है आपका रहेगा अमृतसर में, वहाँ पे लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे और इसी पे जो है गोलियां चलाई किसने, जनरल डायर ने। तो ये आपके किसके विरोध में थे, तो आपके रोलट एक्ट के विरोध में थे। तो इसी के साथ आपको ध्यान रखना 1919 में जो है इस विरोध के बाद में 1919 में महात्मा गांधी ने कौन सी, केसर ए हिंद की जो है उपाधि थी, केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, वो महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी, तो सर की हम कह सकते हैं, या नाइट हुड की कह सकते हैं, नाइट हुड की कह सकते हैं, ये उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये लौटा दी थी। केसर हिंद की किसने, महात्मा गांधी ने लौटाई थी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें महात्मा गांधी की 1920 में कौन सा असहयोग आंदोलन जो है ये चलाया था, असहयोग आंदोलन, यानी कि सहयोग न देना, असहयोग न देना, यानी कि अंग्रेजों को सहयोग न देना, ये आंदोलन चलाया था। लेकिन हम कह सकते हैं 9 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड जो हुआ था गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के, और वहां पे गए, इस कांड के बाद हम कह सकते हैं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वो बंद कर दिया था। तो ये आपका हो गया कौन सा, असहयोग आंदोलन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कौन सा आएगा, तो आपका दांडी मार्च, कौन सा, दांडी मार्च जो हम कह सकते हैं ये शुरू किया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था 12 मार्च से, कौन सा, 12 मार्च से लेकर 12 मार्च 1930 को जो है इन्होंने शुरू किया। और उसके बाद कब पहुंचे, तो ये 6 अप्रैल 1930 को जो है 12 मार्च से लेकर 12 मार्च को दांडी मार्च जो शुरू की। उसके बाद 6 अप्रैल जो है 1930 को जो है कहाँ पे, साबरमती आश्रम के किनारे जो है ये पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जो क्या है ये नमक बनाकर, नमक कानून जो है वो तोड़ते हैं। और यहाँ से कौन सा आंदोलन हम कह सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा दूसरा आंदोलन हम कह सकते हैं। जैसे 3 हो गए ना इंपॉर्टेंट, कौन कौन से हैं, शुरू वाले तो केक वाले तो हमें याद ही है, उसके बाद कौन सा असहयोग चलाया गया, तो उसके बाद कौन सा सविनय अवज्ञा। अब आगे कौन सा आएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आ जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया। तो ये इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो आपका कौन सा, 4 मार्च 1931 को, 4 मार्च 1931 को जो है कौन सा, तो हम कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, गांधी इरविन समझौता। इसके साथ ही आपका कौन सा 1932 में हम कह सकते हैं पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट हुआ था यरवड़ा जेल में, हम कह सकते हैं किसके बीच में, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो है ये आपका पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और इसके साथ ही आपका कौन सा, गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 3, उन तीनों में से हम कह सकते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले अकेले पर्सन जिन्होंने, महात्मा गांधी ने जो है किस में भाग लिया, तो एकमात्र सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो आपके भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पर्सन थे। तो ये हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे साइमन कमीशन तो करेंगे भी, ये देखिए इसके साथ ही हम बात करें आगे कौन सा, तो आपका 8 मार्च, ओके 4 मार्च का कौन सा, 4 मार्च 1931 हो गया। तो ये 8 अगस्त, यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को हम कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत की गई, भारत छोड़ो आंदोलन की। और इसी में जो है महात्मा गांधी ने नारा दिया था कौन सा, करो या मरो का जो है नारा दिया था 8 अगस्त 1942 सॉरी। और इसी दिन हम कह सकते हैं ऑपरेशन 0 ओवर शुरू किया गया था, ऑपरेशन 0 ओवर, यानी कि रात के बिल्कुल 0 जो होता है ना 12 बजे जो होता है उस टाइम क्या है, जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और इसीलिए कि आपका जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन वो सही तरीके से ना चल सके, क्योंकि सारे नेता तो अंदर हो गए, फिर इसको जो है मॉनिटर कौन करेगा, इसको गाइड कौन करेगा। तो अगर आपसे ये पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं था। ये एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्र आंदोलन था जो कि चला था। और करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये आपका कह सकते हैं महात्मा गांधी का जुड़े हुए जो जितने भी आपके जो है यहाँ पे कह सकते हैं सारे आंदोलन यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद
नेक्स्ट साइमन कमीशन की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन आया था, सारे के सारे इसमें अंग्रेज थे, तो इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया था और इसके विरोध में लाला लाजपत राय की हम कह सकते हैं 1928 में जो है लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जो जाने जाते हैं, हिसार इनकी कर्म भूमि रहेगी। वकालत का काम इन्होंने हिसार से जो है शुरू किया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं लाला लाजपत राय से जुड़े हुए इतने सारे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पूना पैक्ट और ये सारे हमने कर ही लिए, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया। 1929 देखिए 1929 की हम यहाँ पे बात करें तो 1929 में आपका जो है रावी नदी के जो आपका लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 का, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये एग्जाम में अभी के एग्जाम में पूछा गया है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है कह सकते हैं यहाँ पे अध्यक्षता की थी किसके? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर जो है नया झंडा फहराया गया था, कब? आपका 1929 में। और इसी के साथ ही कह सकते हैं 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया था। और हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा जो है कब? 26 जनवरी 1930 को जो है यहाँ पे की गई। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में जो कह सकते हैं कैबिनेट मिशन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संविधान सभा की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हम कह सकते हैं आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और इसमें कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को जो है चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है यहाँ पे चुना गया 9 दिसंबर। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और किसको? राजेंद्र प्रसाद को हम कह सकते हैं जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इसके बाद 13 दिसंबर को आपका कौन सा? तीसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक में किसको? राजेंद्र प्रसाद ही, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष बन चुके हैं। और 13 दिसंबर को हम कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया किसके? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर जो हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका जो बन गई है, वो हमारा प्रस्तावना जो हम कह सकते हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान आपका कब? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है बनकर आपका तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को हम कह सकते हैं तैयार हुआ था। और इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा? संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और बाद में कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू कर दिया गया। तो संविधान सभा से ये सारे क्वेश्चन थे। तो बाकी अभी और भी बचते हैं, लेकिन क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो इसको यहीं तक छोड़ते हैं। तो ये एक क्विक रिवीजन था ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में थोड़ी बहुत भी अगर इससे हेल्प मिल सके, तो बस इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए थे। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ने के लिए मैं बता दूं, आप अनुसूची जरूर पढ़ के जाएं। आपकी 12 जो है अनुसूची रहेगी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे 11वीं आपकी पंचायती राज से जुड़ी हुई हो जाएगी, 12वीं हम कह सकते हैं नगर पालिका नगर निकाय से जुड़ी हुई 12वीं हो जाएगी, 10वीं हमारी दल बदल से, ये जो है हमारी 8वीं जो हम कह सकते हैं भाषा से जुड़ी हुई, 9वीं हमारी भूमि सुधार से। ये सारी की सारी अनुसूची आप पढ़ के जरूर जाना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें अनुसूची के बाद मौलिक अधिकार जो है हम कौन से? भाग 3 में हम कैसे? भाग 2 तो आपकी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। 3 हमारा कौन सा? मौलिक अधिकार से। कहाँ से लिए? हमने अमेरिका से जो मौलिक अधिकार लिए हैं। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 12 से लेकर 35 तक जो हमारा आर्टिकल हो जाएगा। और उसके साथ आर्टिकल 17 जो है कई बार पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी से आर्टिकल 17 जो है बिलोंग करता है। बाकी मौलिक अधिकार आप जरूर पढ़ लेना, एक बार इनको रिवाइज कर लेना। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व हम बात करें तो कौन सा? भाग 4 में आपके पढ़ेंगे। आर्टिकल कौन सा? 36 से लेकर 51 तक रहेंगे। कहाँ से लिए? हमने आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। इसी में आपका आर्टिकल 44 पूछा गया था, कौन सा है? आपका समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता रहेगा आपका आर्टिकल 44। आर्टिकल 40 जो किससे जुड़ा हुआ है? आपका आर्टिकल 40 से पंचायत से जुड़ा हुआ, पंचायत से जुड़ा हम कह सकते हैं आर्टिकल 40 रहेगा। ये आपका नीति निर्देशक तत्व रहेंगे। भाग 4 में जो है 36 से 51 तक रहेंगे। इसके बाद मूल कर्तव्य हमने कहाँ से? रूस से लिए हैं। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल 51A रहेगा। और बस ये ध्यान रख लेना मूल कर्तव्य के बारे में। इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 52 रहेगा। महाभियोग का जो है महाभियोग का प्रावधान किस में रहेगा? तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग का प्रावधान रहेगा। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एज अगर पूछ ले राष्ट्रपति की एज कितनी? तो 35 वर्ष जो है एज होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें राष्ट्रपति की। तो बस ये राष्ट्रपति के बारे में ये आप ध्यान रख लेना। अभी हम कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में कौन है? कमेंट करके बताना। अब देखिए उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल कौन सा? पहले वाला 52 था, अब 63 हो जाएगा। कह सकते हैं कौन सा? राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे? तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में 2 चीजें ध्यान रख लेना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति।
अब देखिए दोनों की एज जो है कितनी हो जाएगी, दोनों की एज 35-35 वर्ष हो जाएगी, ठीक है 35-35। अब उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देता है तो किसको, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति किसको, उपराष्ट्रपति को देता है। यानी आपस में जो है त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र देगा। इसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन और भी आया था, कौन सा, लोकसभा से जुड़ा हुआ, कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो किसको त्यागपत्र देता है, तो वो अपने उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देगा। बस ये इनके आपस की बात रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री की बात करें तो आर्टिकल 74 में हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल जो मंत्री परिषद जो है हम कह सकते हैं उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, आर्टिकल 74। और इसकी एज की अगर हम बात करें तो एज वैसे तो प्रधानमंत्री की एज का कहीं पे जिक्र है नहीं, लेकिन इसकी जो हम कह सकते हैं एक क्वालिफिकेशन दी गई है कि लोकसभा या राज्यसभा का जो हम कह सकते हैं अध्यक्ष होना चाहिए। लोकसभा की एज कितनी, 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष। तो इसी के अकॉर्डिंग देखें तो मिनिमम एज अगर पूछ ले राष्ट्रपति की तो वो कितनी, 25 वर्ष हो जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद संसद का आर्टिकल कितना है, 79 है। संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन कौन कौन से, तो एक आपकी लोकसभा, एक राज्यसभा, इसका 79 है। राज्यसभा का आर्टिकल 80 है, लोकसभा का 81 रहेगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसको निम्न सदन बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं। ये हमारा कौन सा, अस्थायी सदन हो जाएगा, ये हमारा स्थायी सदन हो जाएगा। बस ये ध्यान रख लेना। 5 साल जो है कार्यकाल होता है इसका, कितना, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य हट जाते हैं, यानी 6 साल जो इसका कार्यकाल हो जाएगा। एज के बारे में देखें तो लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष जो है एज रहेगी। तो ये लोकसभा राज्यसभा से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन एक 42वां एक 44वां, ये इंपोर्टेंट, ओके 42वां जो 1976 में हुआ था, 44वां 1978 में हुआ था। ये संविधान संशोधन जरूर पढ़ के जाना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी हम देखें तो आपके प्रेजेंट टाइम के तो संविधान संशोधन इतने पूछे नहीं जाते, जैसे 104वां हम कह सकते हैं एंग्लो इंडियन का था, 101 जो है जीएसटी का हो जाएगा। तो ये थोड़े बहुत संविधान संशोधन भी पढ़ लेना। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो 44वां और 46वां, 42 और 44 ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कौन से 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था, वोट डालने की जो उम्र है कितनी, 21 से 18 वर्ष जो कर दी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो संविधान संशोधन है बस ये आप पढ़ लेना। तो बस ये सारे के सारे, बाकी हमने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। तो ये था एक क्विक रिवीजन आप सभी के एग्जाम से पहले, ताकि थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं HSSC ने कहाँ से क्वेश्चन पूछे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बस ये एक छोटी सी क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी थोड़ा बहुत इससे पढ़ लें, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो उनका गलत ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सभी को कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर सभी का अच्छा होना चाहिए बिल्कुल, और आने के बाद जो है हम बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे पेपर का, तो जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।